आज मैं थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि जिस बच्चे का इस वक्त 15वां रैंक है वो मिलने आए थे फैमिली के साथ, और उनका मीडियम इंग्लिश था, इसलिए मैं आपसे मिलवाने के लिए आया। तो वरना आपसे मिलवाते उनको भी। इंग्लिश मीडियम वाले से मिलने का मन करता आपका? ओहो, मुझे पता होता तो मैं बुला लेता, अब तो उनको भेज दिया। कोई बात नहीं, अभी एक दो बच्चे और आएंगे इंग्लिश मीडियम वाले, उनसे मिलवाएंगे आप। तो जिनका 15th रैंक है उस बच्चे का नाम स्वाति है, और उसके बड़े अच्छे मार्क्स हैं, जीएस में 458 नंबर हैं। देखिए, टॉपर साहब से कहेंगे कि मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छी बात है, मोटिवेटेड रहना अच्छा है जीवन के लिए। मैंने एक सिद्धांत कई साल पहले से बना रखा है, आज भी बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम में जीएस में जो हाईएस्ट स्कोर होगा और इंग्लिश मीडियम में जो जीएस में हाईएस्ट स्कोर होगा उसमें 50 नंबर का अंतर कम से कम होगा। ठीक है, बाकी वो ठीक है, मतलब टॉपर का ये कहना कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा, वो अच्छी बात है। इस बार हिंदी माध्यम में 423 है ना भाई हाईएस्ट। तो इंग्लिश मीडियम में मैंने पूरा स्टडी नहीं किया, पर जो अनुमान मुझे है वो 470 प्लस का है जीएस के हाईएस्ट मार्क्स का। यहाँ 423 है, वहाँ 473 के आसपास होंगे, कभी कभी गैप 70 का भी हो जाता है। पर ये केवल टॉपर का है, पर शुरू के 8-10 लोगों में दिखता है, उसके बाद चीज़ें उतनी नहीं रहती हैं। और इसीलिए इस पर्ची का जवाब यही है, अगर हिंदी से रैंक 1 लाना हो तो क्या करें? मेहनत, तपस्या और प्रार्थना, थोड़ा सा वो भी करना पड़ेगा, है ना। एक बार आईपीएस मनोज कुमार शर्मा सर को बुलाइए, बुला लेंगे, वो दिल्ली जब भी आएगा बुला लेंगे, वो तो हमारा छोटा भाई है, आएगा तो वो तो खुश हो जाएगा कि बच्चे मिलना चाह रहे हैं, उसको बड़ी खुशी होती है। चलिए, ये 6 कक्षाएं 4 जून को समाप्त हो जाएंगी, लग तो रहा है, लेकिन मेरा उसूल है कि मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, है ना। मुझे आज से 3 दिन पहले लग रहा था कि 4 तक खत्म नहीं हो पाएंगे, शायद कम से कम एक वीकेंड और लगेगा। फिर टॉपिक नंबर 3 और 6 में चीज़ें ठीक होने लग गई, अब मुझे लग रहा है कि 4 तक हो सकता है। मैक्सिमम ये है कि 4 तारीख को शायद हम 3 क्लास रख लें, अगर आप संभाल पाएँ तो। क्योंकि फिलॉसफी का टॉपिक है, फिलॉसफी मेरे लिए तो मतलब मुझे तो बहुत प्रिय विषय है, मैं तो उस पर आराम से बात कर सकता हूँ। और आप समझ पाएंगे तो हम 4 को पूरा कर लेंगे, नहीं तो फिर हम 10 तारीख को शनिवार को, 11 को संडे को एक क्लास और रख लेंगे, उसमें क्या परेशानी है। उसमें जान देने की जरूरत नहीं है ना, पढ़ाई करनी है, जान नहीं देनी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पूछना नहीं पूछना बेटा, क्या फिर मैं पॉजिटिव कैसे रहते हैं? कुछ नहीं रहते, मैं दिखता हूँ बेहतर थोड़ा। एक्टिंग, अभिनय अध्यापक को अच्छा अभिनेता होना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब आप बताएं कि आपका मिजाज ठीक है और आपकी तबीयत दुरुस्त है। 8 घंटे एक दिन में पढ़ने के बाद जब आप घर जाते हैं तो फिर आप कुछ कर पाते हैं जाके? बिस्तर पर मिसल लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। इसका मतलब है बिस्तर पर मिसल ए लोथ, मिसल मतलब उदाहरण, लोथ मतलब लाश, कि बिस्तर पर लाश की तरह जाके पड़ जाना, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। ऐसा ही होता होगा ना कि गए 2 मिनट लेट लेते हैं और फिर सुबह 9 बजे नींद खुली, ऐसा होता होगा ना। बढ़िया, तो कल वाली बात से आगे बढ़ते हैं। आज हम टॉपिक नंबर 6 तो खत्म कर ही लेंगे, उसके क्वेश्चन भी करेंगे, और फिर टॉपिक नंबर 7 का 1/3 अगर आज हो गया तो इसका मतलब है कि हम ठीक रेंज में हैं। आज हमारा 12वां दिन है, ठीक। एक फिल्म आई थी वो 7 दिन, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है वो 16 दिन, आज 12वां दिन है उसमें से, ठीक है। अगर कल क्लास खत्म होने तक टॉपिक नंबर 7 हो गया तो इसका मतलब है कि हम एकदम सही तरीके से बढ़ रहे हैं, इतनी सी भी दिक्कत नहीं। कल वो नहीं हुआ तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम 4 को पूरा करें या थोड़ा सा रुकें। और यदि आप फिलोसफी में कंफर्टेबल रहे तो भी 4 को हो जाए, डिपेंड करता है कि आप कितने सहज हैं उसके साथ, उसके बेस पर डिपेंड होगा। और मैं उस उम्र से निकल गया हूँ जहाँ मैं फर्स्ट आने के लिए कुछ भी कर दूंगा। छोटे बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट आने के लिए कुछ भी कर देते हैं, तो 4 को खत्म करने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, ऐसा नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे ठीक से, हो गया तो बढ़िया, नहीं तो और बढ़िया, ऐसा क्या है। फिर हम 11 को फिर मिलेंगे, फिर मिलना भी तो एक वरदान है, वरना मुझे आप कितनी याद आती रहेगी, मैं मिलूंगा कैसे आपसे उसके बाद, ये भी तो है ना। तुम्हें बहुत याद आती है, किसकी? मेरी आती है। अजीब हाल है यार, सही जगह नेटवर्क बढ़ाओ मुझसे, मुझे बात करते हो। मैं तो खाली बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आती है, मैं तो बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे। हाँ, मैं झूठ बोलता हूँ, बहुत सारा बोलता हूँ, नियम से बोलता हूँ, बच्चों को खुश करने के लिए मैं इतने झूठ बोलता हूँ क्लास में, इसमें क्या बुराई है। और मैं तो आपसे बोलता हूँ, जब मैं एग्जाम्पल दूँ, मैं राज्य बदलता हूँ, बैच बदलता हूँ, तो झूठी तो है, पर जो झूठ अच्छे परिणाम पैदा करे वो शुभ है, और जो सच कड़वाहट पैदा करे उस सच से बचना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे थे, है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हिंदी में जनरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही लिख देते हैं, वैसे निगमीकृत शासन को शब्द लिखते हैं, पर उससे वो सेंस मरने लगती है, क्योंकि अभी वो शब्द प्रचलित हुआ नहीं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस तरह से जनरली हम लिख के काम चला सकते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको जो समझाया था और एक उधर बच्चे ने कहा था कि सर एक बार फिर से सारा सुना दीजिए, तो मुझे उस समय हल्का सा लगा कि शायद मामला ज़्यादा पेचीदा हो गया है, तो थोड़ा सा 5 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ फिर से। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मोटा मोटा मतलब है, जो कॉर्पोरेशन हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेशन हैं, उनमें गवर्नेंस के मानक ऐसे होना कि शासन ठीक से चले। कॉर्पोरेशन तो सरकारी भी हो सकते हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली कॉर्पोरेशन ही। कॉर्पोरेशन का बेसिक मतलब है जिसकी मिल्कियत किसी एक व्यक्ति के पास ना हो, जो बहुत सारे व्यक्तियों की साझी भागीदारी से चलने वाली व्यवस्था हो, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन या निगम। प्राइवेट सेक्टर में जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट, अगर आप पूंजीवाद या कैपिटलिज्म का इतिहास पढ़ें, एक लंबे समय तक पूंजीवाद व्यक्तियों के हाथ में रहा। एक बहुत बड़ा सेठ है, धना सेठ है, उसने अपने पैसे लगाए, लोगों को काम पे रखा, जमीन किराए पे ली और प्रॉफिट कमाया। आगे चल के समझ में आया कि एक व्यक्ति के पैसे से ही उद्यम क्यों चले, तो कभी कभी क्या वो 2 लोगों ने मिलकर पैसे लगा दिए। अब उनको चिंता ये थी कल को धोखा हो गया तो कैसे सिस्टम बनेगा,
तो सरकारों ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया कि तुम दोनों मिलकर चलाओ कंपनी, फर्म बनाओ, और जो सहमति है लिख लो और सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवा दो कि सरकार भी एक पक्ष बन गई कि हाँ ये सहमति थी, इससे पीछे हटोगे तो कोर्ट में मामला चला जाएगा। अब क्या हुआ, दो व्यक्तियों की पूंजी मिल गई और बड़ी कंपनी बननी शुरू हो गई। परिवार काम करते थे, पूरे पूरे परिवार, एक परिवार, लेकिन परिवार के ही लोग काम करते थे। आगे चलकर ये समझ में आया कि मामला अगर दो दोस्तों में है, एक परिवार में है, तब तो फिर भी ठीक है। अगर उन्होंने गलती की तो नुकसान खुद ही झेलेंगे। पर यदि पूंजी लगाने वालों में कुछ अपरिचित लोग भी हैं या परिवार से बाहर के लोग भी हैं, तब उनको कम से कम भरोसा होना चाहिए कि हमारा पैसा सही हाथों में है और सही तरीके से उसका निवेश किया जा रहा है। यहां से विचार पश्चिम की दुनिया में आया पहली बार, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। कॉर्पोरेट पूंजीवाद के दौर में जो कंसेप्ट आया उसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोई आपसे पूछे कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म क्या है, सिंपल सा मतलब है ऐसा पूंजीवाद जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों का पैसा मिलकर कंपनी की पूंजी बनती है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। सेंसेक्स आप देखते हैं, निफ्टी आप देखते हैं, वो कौन सी कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं। जो भी कंपनी किसी शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही हो सकती है, कोई और कंपनी हो ही नहीं सकती। प्राइवेट लिमिटेड या सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म ये सब लिस्टेड नहीं होती, सूचीबद्ध कंपनी नहीं होती। सूचीबद्ध कंपनी का मतलब है जिस कंपनी की पूंजी जुटाने के लिए जनता से पैसा मांगा गया हो, या जनता से न भी मांगा गया हो तो भी बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 50 लोगों ने, 30 लोगों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया हो, एक परिवार का उद्यम ना हो। और उसमें भी सारी कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, उनकी चॉइस है वो लिस्टेड होना चाहती है नहीं होना चाहती, उनकी चॉइस का मामला है। अब अगर 1 लाख लोगों ने रिलायंस में पैसे लगा रखे हैं, तब वो सब मैनेजमेंट संभाल नहीं सकते। कोई उसमें रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई ऊबर चलाता है, किसी का रेस्टोरेंट है, कोई नौकरी करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है। उन सब ने अपनी अपनी बचत का पैसा किसी की एडवाइस पर रिलायंस के शेयर्स में निवेश कर दिया, क्योंकि उनको भरोसा है कि ये शेयर सामान्य ब्याज की गति की तुलना में ज्यादा गति से बढ़ेगा। अगर मैं 6% की एफडी करता हूं तो दरअसल मैं नुकसान में रहता हूं, क्योंकि एफडी की आय इन्फ्लेशन से ज्यादा है, किंतु एफडी की आय पे इनकम टैक्स लग जाता है, और इनकम टैक्स लगता ही वो इन्फ्लेशन के नीचे चला गया। इसलिए बैंक में पैसा रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो लोग क्या करते हैं, या तो खरीदते संपत्ति की, संपत्ति की कीमत बढ़ जाएगी, और संपत्ति में बहुत सारी ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है, और ब्लैक मनी के खेल में खतरा हमेशा होता है कि चीज़ें उल्टी पड़ सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास सफ़ेद पैसा हो, काला पैसा ना हो, सफ़ेद पैसे का मतलब जिस पैसे का हिसाब किताब है, जिस पर टैक्स पे किया हुआ है, जो डिक्लेयर्ड मनी है, आपने नौकरी की, सरकार से पैसा मिला, व्हाइट मनी है। जिस व्यक्ति के पास व्हाइट मनी है, सेविंग है, निवेश करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, उसके पास सबसे अच्छा तरीका है कि वो किसी कंपनी में निवेश कर दे। और कंपनी जब अच्छा काम करेगी, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और जब कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी आय बढ़ती जाएगी। अगर उसने 1 लाख रुपए का निवेश आज किया, अगर एफडी में किया, तो 10 साल बाद हो सकता है कि उसको ये दिखे कि उसके पैसे बढ़ के 2.25 लाख हुए हैं, पर दरअसल उस समय उस 2.25 लाख की कीमत अभी के 1 लाख से कम हो जाएगी, इसलिए उसे फायदा नहीं। शेयर मार्केट में जो लोग ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाते हैं, जनरली माना जाता है कि वो 10 से 12% का CAGR ले आते हैं। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी आज 100 है, अगले साल 112, अगले बार 112 पे 12%, फिर उस पर 12%, कंपाउंडेड चक्रवृद्धि गति से इतना हो जाता है। पर शेयर मार्केट में निवेश करने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए किस शेयर में लगाऊं, इतना दिमाग तो सबके पास है नहीं। तो आम आदमी क्या करता है, और आसान रास्ता चुन लेता है, वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर देता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम जैसे 100 लोग हैं, सबके पास 1,000 रुपए हैं, निवेश करना है शेयर मार्केट में, पर हमें शेयर्स पता नहीं अच्छे कौन से होते हैं, बिल्कुल नहीं पता। तो एक ऐसी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड चलाती है, पर म्यूचुअल फंड का मतलब है आप सब उसके पास निवेश करेंगे। आपने 1,000 रुपए, इन्होंने 1,000 रुपए, सबने उस कंपनी को दे दिए। उस कंपनी के पास एक टीम है मैनेजर्स की, जिनको बिजनेस की, इक्विटी की, निवेश की गहरी समझ है। इस इकट्ठे हुए पैसे का प्रयोग वो कैसे करेंगे, वो शेयर्स खरीदने में करेंगे, और वो शेयर्स आपके बिहाफ पे खरीद लेंगे। जब शेयर बेचना चाहिए बेचेंगे, खरीदना चाहिए खरीदेंगे, ये खरीदा वो बेचा करते रहेंगे, उससे कुल मिला के प्रॉफिट होता रहेगा। जो प्रॉफिट होगा वो इन सब व्यक्तियों बांट देंगे। और प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तो उसमें उनका अपना क्या है, तो वो आपसे 1% के आसपास फीस लेंगे कि आपने जो पैसा निवेश किया उसमें 1% फीस उनकी हुई और बाकी प्रॉफिट आपका हो गया। अब इससे क्या होता है कि आम आदमी बहुत कम पैसे के साथ भी शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है। आपने सिर्फ 1,000 रुपए का निवेश किया, या हर महीने 1,000 रुपए का निवेश करना चाहा। अब एक कंपनी है जिसका एक शेयर 10,000 रुपए का, कैसे खरीदेंगे। पर ऐसे 1,000 करके अगर 100 लोगों ने निवेश किया, 10 लाख हो गए, और जब 10 लाख है तो उस कंपनी के शेयर बहुत सारे खरीद लिए, उसमें जो प्रॉफिट आया वो सब बट गया, ये तो हो सकता है। इसलिए आम आदमी म्यूचुअल फंड में जाता है। कुछ और बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, जो बहुत बड़े पैसे वाले लोगों के लिए काम करती हैं। कुछ पीएमएस नाम के सिस्टम से, ये सब सेबी के अंतर्गत है, सेबी रेगुलेशन में होता है। पीएमएस को बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पैसे को मैनेज करते हैं। कम से कम 50 लाख रुपए का निवेश जो व्यक्ति करेगा वो म्यूचुअल फंड नहीं, वो पीएमएस में आ जाता है, और जो उससे भी ज्यादा कर पाएगा वो एएमसी में चला जाएगा। कहने का भाव क्या है, देश आगे बढ़े इसके लिए जरूरी है कि उद्यम का विकास हो, जो हमारे मोदी जी बार बार कहते हैं। और ये बात मोदी जी की शानदार बात है। ये पहले प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए जो खुल के उद्यमशीलता का समर्थन करते हैं, विकास की बात करते हैं। पहले की सरकारों में ऐसा लगता था कि उद्यमी होना पाप है। पहली बार सरकार इस बात को जोर जोर से कह रही है, गौरवान्वित कर रही है कि उद्यमी होना पुण्य की बात है। आप उद्यम करेंगे, 100-50 को नौकरी देंगे, कुल मिलाकर विकास की गति बढ़ाएंगे। इसकी नौकरी मांगने से अच्छा है नौकरी देना, उसका विकास करना। अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ती है, एक तरीका है कि कुछ उद्यमी लोग उद्यम करें, फैक्ट्रियां बनाएं, कंपनियां बनाएं, आगे बढ़ें देश को। ये हर व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं। अधिकांश लोग उसमें जाकर पैसा डुबा देते हैं, उनके बस की बात नहीं है। तो हर व्यक्ति क्यों करे, जिनमें उद्यम की समझ है वो उद्यम चलाएं। बाकी लोग उद्यमों के लिए पूंजी निर्माण करें। पूंजी कहां से आएगी, तो लोग अपना पैसा कमा के जो बचत करेंगे, उस बचत को घर के पीछे के गड्ढे में न दबाएं, सोना खरीद के गड्ढे में न दबाएं, बल्कि उसको देश की पूंजी में शामिल करें। पूंजी में कैसे शामिल होगा, सबसे आसान तरीका क्या है, बैंक में सेविंग अकाउंट डाल दीजिए, बैंक खुद डाल देगा वहां पर आपको क्या मिला। बैंक में एफडी कर दीजिए, आपको तब भी कुछ नहीं मिला, पर जो आपने एफडी की वो बैंक ने किसी कंपनी को लोन दे दिया, कंपनी उससे आगे बढ़ गई।
जिसको चाहिए उससे ज़्यादा, वो क्या करे, वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे, हर महीने लगाता रहे 1000-2000 रुपये। और इस बात का चांस है कि आपने आज जो 1 लाख रुपये लगाया, वो पैसा 6 साल में 2 लाख हो ही जाता है, सामान्य सी बात है। कभी कभी मार्केट बहुत तेज जाए तो हो सकता है कि 3 साल में डबल हो जाए। टाइटन कंपनी में बहुत ज़्यादा निवेश करके जो झंझनवाला साहब थे, जो आकाश एयरवाल हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, शायद कितने हज़ार गुना उनका पैसा बढ़ गया केवल एक कंपनी में निवेश करके, क्योंकि जब वो कंपनी शुरू हुई वो पहचान पाई कि ये कंपनी शानदार जाने वाली है। हज़ारों गुना पैसा बढ़ गया उनका, क्योंकि निवेश किया। अब इतनी समझ तो हम सब में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। जब पैसा ज़्यादा होगा तो हम पीएमएस कर देंगे, और ज़्यादा होगा एएमसी कर देंगे। ये तीनों सेबी के तहत होते हैं। ये सारा पैसा जो हमने निवेश किया, कहा गया हमने कंपनी के शेयर खरीदे तो पैसा कंपनी के पास चला गया, कंपनी को पूंजी मिल गई, कंपनी ने खूब बढ़िया मेहनत करके प्रॉफिट कमाया, कंपनी की वैल्यू बढ़ती गई, मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ती गई। अब अगर मैं इतना पैसा निवेश कर रहा हूँ मेहनत की कमाई का, तो मेरा हक बनता है कि मैं तो नहीं समझ पाता कि बिजनेस कैसे काम करता है। मान लीजिए मुझे नहीं पता कि रिलायंस का काम कैसे होना चाहिए, या किसी और कंपनी का काम कैसे होना चाहिए, अडानी का काम कैसे होना चाहिए, कितना कैश फ्लो होना चाहिए, कितना रिजर्व होना चाहिए, कहाँ कितना निवेश करना चाहिए, जो खर्चे हुए सच में हुए कि ज़्यादा दिखा रखे हैं, मुझे क्या पता। कहीं मैं पैसा लगाऊं तो बाद में दिखा दे कि नुकसान हो गया, मेरा पैसा डूब गया। तो यदि इस देश में ऐसा माहौल चाहिए कि लोग आगे बढ़कर निवेश करें कंपनियों में, तो सरकार को यह भरोसा दिलाना होगा कि कंपनियां ठीक से काम करें, हम ध्यान रख रहे हैं। और कंपनियां ठीक से काम करें, सरकार ध्यान रख रही है, इसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब बात समझ में आई ठीक तरीके से आपको? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिक्कत मैंने कल आपको संकेत किया, 1929 में पहली बार समझ में आई, 1990 के दशक में दूसरी बार समझ में आई, क्योंकि उसमें बहुत बड़े घोटाले अमेरिका में हुए, यूके में हुए, और तब यह हुआ कि भाई अब इसको हम बनाते हैं। शुरुआत में एडवाइस के रूप में दिया गया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, बाद में धीरे धीरे वो नियम बनते गए, और भारत में 1992 में जब सेबी स्थापित हुआ, उसके बाद से वो नियम काफी एक्टिव तरीके से चल रहे हैं। अब क्या है, कंपनीज एक्ट के तहत बहुत सारे प्रावधान हैं, जिसको हम कॉर्पोरेट लॉ का एरिया बोलते हैं। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने कंपनीज एक्ट को ठीक से पढ़ा है और वकालत की है, वो कंपनियों के शासन प्रशासन, विलय, मर्जर, एक्विजिशन, इन सब मामलों को देखता है। तो कंपनीज एक्ट के तहत हर कंपनी को चलना होता है, और सेबी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पढ़ा जाता है। हमें तो बहुत हल्का सा पढ़ना है। जो लोग सीए करते हैं, सीएस करते हैं, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरीशिप, उनको इस सबका विशेष अध्ययन करना होता है। हमें बेसिक बेसिक आइडिया इस चीज के लिए चाहिए इस चीज। अब इस बैकग्राउंड पर अगर देखें तो कॉर्पोरेट का मतलब है ऐसी कंपनी जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है। मैनेजमेंट तो होगी कंपनी में, लेकिन कॉर्पोरेट की मैनेजमेंट ठीक तरीके से हो, सरकार की निगाह के तहत हो, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कल हमने देखा था कि 4 बेसिक बातें मानी जाती हैं, जो इसका मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट है, उसमें 4 बातें होती हैं। पहली बात, सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो होंगे जो मैनेजमेंट में बेस्ट है, न कि मालिक होंगे। क्योंकि मालिक एक व्यक्ति नहीं है ना भाई, मालिक तो हजारों लाखों हैं। उन लाखों मालिकों में से एक के पास 20% शेयर है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसकी चलती ज्यादा है, उसके फैसले चलते हैं। पर ये मालिक है, ज्यादा हिस्से का मालिक है, लेकिन हो सकता है कि मूर्ख आदमी हो, उसको बिजनेस की मैनेजमेंट की समझ ना हो, ये भी तो हो सकता है। ऐसे मूर्ख आदमी के हाथ में अगर लाखों लोगों का पैसा छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर में मान्यता है कि जो मालिक है और जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट के प्रमुख हैं, उनमें अंतर होगा। मैनेजमेंट वो लोग करेंगे जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होंगे, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो मालिक है या नहीं। और मालिक को ये समझना पड़ेगा कि उससे ज्यादा समझदारी वाले लोग काम कर सकते हैं, इसलिए उसको अपने आप को साइड में करना पड़ेगा, पीछे हटाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि जो भी चीज होगी एक हिरार्की के तहत होगी। दुनिया का कोई भी सिस्टम बिना क्लियर हिरार्की के चल नहीं सकता है। एकदम स्पष्ट हिरार्की होनी चाहिए कि ये है एमडी, इसके पास ये अधिकार है, ये कर्तव्य है, इनके नीचे काम करेगा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसकी ये शक्तियां हैं, ये जिम्मेदारियां हैं। सीईओ को रिपोर्ट करेगा सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, इसकी ये शक्तियां हैं, इसकी ये जिम्मेदारियां हैं। पॉलिसी मैटर होगा तो एमडी देखेगा, पॉलिसी से नीचे का मामला होगा तो सीईओ फाइनल करेगा। ये सब चीजें एकदम क्लियर कट हिरार्की में लिखी होनी चाहिए। ऐसा हिरार्की स्ट्रक्चर जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे करेगा, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, लाइन ऑफ कमांड। ये सिस्टम बहुत जरूरी है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दूसरी बात क्या है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड हिरार्की प्लान होना चाहिए, उसके तहत काम होगा। तीसरी बात क्या है, क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशंस। और मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो रूल्स और रेगुलेशंस के लिए कौन सी भाषा चलती है, एमओए और एओए। मेमोरेंडम, ये बीच वाला जो ओ होता है ना वो छोटा लिखते हैं, एम और ए बड़ा, वो छोटा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जो कंपनी का मूल संविधान है वो क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। और जो उसके बाकी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वो क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसमें जमा होते हैं। जब भी कोई डिस्प्यूट होगी तो सरकार के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बेस पर फैसला होगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद ही कंपनी अस्तित्व में आती है, उसके बाद नहीं आ सकती है। और इन 3 चीजों से क्या हुआ कि चीजें आमतौर पर क्लियर कट हो गई, मैनेजमेंट ठीक चल रही है। अब एक ही चिंता बची शेयर होल्डर को कि भाई मैंने इतना पैसा लगाया, जिंदगी भर की सेविंग लगा दी, अगर घपला चल रहा हो तो क्या होगा? मान लो ये भी कर दिया आपने, बहुत सारे हिरार्की स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, उसके नीचे ऐसे कई लोग कर दिए। अगर इनमें से कुछ लोग आपस में मिलकर 60-60 करके घपला करेंगे तो नुकसान तो मुझे हो जाएगा। कोई घपला ना हो, ऑपरेशन ठीक से हो रहे हों, इसको चेक करने का तरीका होता है ऑडिट सिस्टम। और ऑडिट आमतौर पर होता है फाइनेंशियल ऑडिट, वित्तीय ऑडिट, कि वित्तीय मामलों में चीजें ठीक चल रही हैं नहीं, वित्तीय परीक्षण, लेखा परीक्षण। फाइनेंशियल ऑडिट हम कहते हैं कि इंटरनल भी होना चाहिए और एक्सटर्नल भी होना चाहिए। लेकिन ऑडिट केवल फाइनेंशियल नहीं होता, कल मैंने आपसे कहा एक कंप्लायंसेस का ऑडिट होता है। कंप्लायंसेस का मतलब होता है जो नियम है, कानून है, तो कानूनों और सरकारी नियमों का पालन ठीक से हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई कानून लागू होता है हमारे काम पर, हमारी कंपनी पर, उसका पालन ठीक तरीके से हुआ या नहीं, ये चेक करना। नहीं हुआ तो कौन दोषी है ये तय करना, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करना। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑडिट। और अच्छा ऑडिट कभी भी कंपनी का स्टाफ नहीं करता है, ऑडिट हमेशा बाहर की टीम आती है, और वो बाहर की टीम एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करके उसके बाद ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, और रिपोर्ट कहा जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन लोग होते हैं? कुछ लोग वो जो कंपनी के बड़े मालिक हैं,
लेकिन अगर कंपनी के 6 बड़े मालिक हैं और वो 6 किसी घपला करने की ठान लें तो ये भी तो हो सकता है। इसलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ज़रूरी होता है कुछ लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ये है ऐसे लोग जो कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं है, मालिक नहीं है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक व्यवस्था है जो कंपनीज एक्ट में है। सरकार की ओर से एक सूची निकलती है जो जो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, उनमें से कुछ व्यक्तियों को बनाना पड़ता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर 6 डायरेक्टर्स हैं तो आमतौर पर 2-3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के नहीं होते। वो किस लिए? कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल पर घपला ना हो जाए। कंपनी के 2-3 बड़े मालिक बैठे बोर्ड में, वही घपला करेंगे तब क्या होगा? वो भी घपला ना कर सके, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कुछ गलत नहीं हो रहा, क्योंकि जब ऑडिट रिपोर्ट आएगी उस पर साइन इनको भी करना होता है कि हाँ हमने चेक कर लिया है। कोशिश तो की जा रही है ना कि चीज़ ठीक चले। इसके बाद भी भारत एक जुगाड़ प्रधान देश है, भूलना नहीं है। हर चीज़ का तोड़ है तोड़ तो इसका भी है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि सरकार भी बेचारी पूरी कोशिश करती है। पर सरकार और जो अपराधी हैं उनके बीच में क्या चलता है? तू डाल डाल, मैं पात पात, वो खेल चलता रहता है। तो वो खेल यहाँ भी चलता है, हर जगह चलता है। अब बताएं उधर बैठे भैया, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया? कौन थे कल वो? अच्छा, आज किसी और क्लास में बैठे हो। हमने कल से वो नियम थोड़ा सा लचीला कर दिया है। अब 4 दिन में 2 बार का नहीं कर दिया है, अब 3 दिन में 2 बार कर दिया है। हाँ, ताकि थोड़ा सा लचीला हो जाए, क्योंकि अब उतना दबाव नहीं है। वो ऐप पे रात को 10 बजे उतना दबाव नहीं आ रहा, तो हमने उसको कल से लचीला कर दिया था। कल बताया नहीं, मैं कल कर दिया था। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हमने धोखा दे दिया, ऐप को धोखा नहीं दिया, रूल चेंज कर दिया था, है ना? कई बार ऐसे गोलूपन मन में आता है कि हमने ऐसा कर लिया। चलिए, ये था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मूल ढांचा। अब एक सवाल ये आता है कि जो भारत में जो पीएसयू है, जो पीएसयू का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है भारत में, पीएसयू का मोटा मोटा मतलब भारत की सरकारी कंपनियां। तो भारत की सरकारी कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हालत सही है या नहीं है? पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो सरकारी कंपनियों के प्रशासन की हालत, भारत में सरकारी कंपनी के नाम से तुरंत एक भाव आता है कि अच्छा अच्छा सरकारी है, अच्छा अच्छा, फिर कुछ कहना ही नहीं पड़ता। सरकारी विभाग, अच्छा सरकारी है ना, अच्छा। तो सरकार को लेकर इतनी गहरी निष्ठा हमारे देश में है कि अगर सरकार ने कोई काम अपने हाथ में लिया है तो खराब ही चल रहा होगा, ये भाव रहता है। और प्राइवेट को लेकर क्या है? प्राइवेट के पास है, अच्छा अच्छा, इसका मतलब देख ठीक रहा होगा, कुछ सर्विस भी अच्छी मिल रही होगी, पर कहाँ से लूट लेंगे पता नहीं चलेगा, कौन सा चार्ज मिल जाएगा पता नहीं चलेगा, कहाँ फाइन लग जाएगा पता नहीं चलेगा। सरकार को लेकर ये चिंता नहीं होती है कि वो कम से कम रीजनेबल जो भी वो करेंगे, क्वालिटी को लेकर दिक्कत हो तो हो। सरकार जिन कंपनियों में निवेश करती है, सरकार कहाँ निवेश करती है? कुछ तो मोनोपोली है सरकार की। आर्टिकल 19(2) में, 2 तो नहीं 19 में उन्होंने जब बताया कि व्यवसाय की स्वाधीनता, तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस में लिख दिया है कि किसी किसी क्षेत्र में सरकार अपनी मोनोपोली रख सकती है और उस मामले में बाकी व्यक्तियों को व्यवसाय की स्वाधीनता नहीं मिलेगी। कुछ क्षेत्रों में केवल सरकार काम कर सकती है, जैसे भारत में रेलवे को लेकर मोटे तौर पर भी मोनोपोली है। सड़क परिवहन को लेकर नहीं है, प्राइवेट बसें खूब चलती हैं, प्राइवेट टैक्सी खूब चलती हैं। हवाई जहाज को लेकर कुछ साल पहले तक मोनोपोली थी, अब ये है कि बहुत सारी कंपनी के हवाई जहाज चलते हैं। अब तो आपको एयर इंडिया जो थी वो भी चली गई है टाटा के हाथ में। तो अब तो भारत में जितने हवाई जहाज उड़ रहे हैं सब प्राइवेट ही हो गए, सरकार के पास तो बचा ही नहीं है ना। तो कुछ मामलों में सरकार की मोनोपोली, जैसे रेलवेज में मोटे तौर पर भी दिखती है। एटॉमिक एनर्जी है, मोनोपोली है। कुछ मामलों में मोनोपोली जैसा तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंट्रोल सरकार के हाथ में बड़े पैमाने पे है, जैसे बिजली के उत्पादन में देखिए, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए। तो एनटीपीसी हो गया, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सभी क्या है? पीएसयू से। ओएनजीसी है। अब तो प्राइवेट कंपनियों को जमीन के नीचे से तेल निकालने का अधिकार दे दिया सरकार ने, आज से कुछ साल पहले केवल ओएनजीसी ऐसी कंपनी करती थी काम। तो जहां सरकार की मोनोपोली है या सरकार भी एक कॉम्पिटिटर है, सरकार कहीं कहीं काम इसलिए करती है कि प्राइवेट सेक्टर ऐसा खेल ना पैदा कर दे कि सर्विसेज बहुत महंगी हो जाए। इसलिए एयरटेल भी आपके पास है, आपके पास और कौन कौन सा है? वो कुत्ते वाला कौन सा होता है? वोडाफोन, वोडाफोन भी आपके पास है, और जियो भी है। लेकिन इस सबके साथ में बीएसएनएल भी है। सर्विस कैसी भी हो, बीएसएनएल की फुल फॉर्म हमारे इलाके में बोलते हैं भाई साहब नहीं लगेगा, तो उसकी फुल फॉर्म ये बना दी लोगों ने। लेकिन तब भी बीएसएनएल है, इस वजह से कंपनी दबाव में रहती है कि रेट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बीएसएनएल सस्ता कर देगा बहुत ज़्यादा। तो कहीं कहीं सरकार इसलिए भी रहती है कंपटीशन बना रहे, एक तरफा मामला ना हो जाए। तो सरकार की सारी कंपनियां, इनको बोलते हैं पीएसयू, और कुछ पीएसयूज प्रॉफिट मेकिंग है, कुछ लॉस मेकिंग है। और ऐसा माना जाता है कि पीएसयूज में जो मैनेजमेंट है, जो गवर्नेंस है, उसको लेकर कुछ समस्याएं हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत ठीक तरीके से वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो यदि आपको बताना हो सरकारी कंपनियों के प्रशासन में क्या क्या दिक्कतें हैं, तो कुछ दिक्कतें समझ लेते हैं। पहली दिक्कत है राजनीतिक हस्तक्षेप। अगर मुकेश अंबानी की किसी कंपनी में किसी व्यक्ति को सीईओ बनाना हो और कोई नेता उसको फोन करके मुकेश जी ऐसा करो इसको सीईओ बना दो, और मुकेश जी कहे इसको बना दो, ये चपरासी बनने के लायक नहीं है, क्या बात करते हो? अरे धंधा कर रहे हैं, मजाक थोड़ा कर रहे हैं भैया, डूबना है क्या हमें? आप ये बोलो ड्राइवर बना दो, चपरासी बना दो तो सोच सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बना दो सोच सकते हैं, सीईओ बना दो, ऐसे होता है। और सरकारी कंपनी में क्या होता है? फोन आता है कि भैया ये आदमी अपना है और खाली है, इसको बना दो कंपनी का सीएमडी या एमडी, और एमडी के पापा क्या बोलते हैं? सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सब डेजिग्नेशन होती है। सीएमडी सबसे ऊपर है, और किसी किसी ग्रुप में सीएमडी से ऊपर सी होता है, चेयरमैन, चेयरपर्सन। कई कंपनियों का प्रमुख, जैसे रतन टाटा है, चेयरपर्सन है। अब वो किसी कंपनी के एमडी नहीं है, ना सीएमडी है, अब वो चेयरपर्सन है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा की चीजों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, केवल जो बहुत फंडामेंटल पॉलिसी मैटर्स होंगे वो उनके पास आएंगे, सब कंपनियों के हेड आ जाएंगे, वो बात करेंगे, पॉलिसी के मामले में निर्देश देंगे, बात आगे बढ़ेगी। इस तरह से सरकारी कंपनी में दिक्कत ये है कि राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, विशेष रूप से नियुक्तियों में। और जब आप नियुक्ति में ही ऐसे व्यक्ति को ले आएंगे जिससे बहुत आइडिया है ही नहीं, तो कैसे बात बनेगी?
एक तो ये मसला है। दूसरा, वहां जो नियुक्तियां होती हैं वो नियुक्तियां एक्सपर्ट्स की नहीं होती, विशेषज्ञों की नहीं होती। भारत देश को चलाने वालों में सबसे बढ़िया काम जो लोग करते हैं उनको आईएएस बोलते हैं, और भारत को परेशान करने में भी इनकी भूमिका कम नहीं रहती है। अब एक आईएएस अधिकारी है, मान लीजिए 20 साल का अनुभव है, उसने जिला संभाला, फिर राज्य का स्वास्थ्य विभाग संभाला, फिर राज्य का शिक्षा विभाग संभाला, और अचानक एक दिन ओएनजीसी का हेड बन के चला गया। ना उसे ऑयल पता, ना नेचुरल गैस पता, कैसे बनता है, क्या होता है, साइंस भी नहीं पढ़ी हुई उसने, उसने माइनिंग भी नहीं पढ़ी हुई, उसने केमिस्ट्री भी उस तरह से नहीं पढ़ी हुई, उसने ग्रेजुएशन किया था मध्यकालीन इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान में। उसको प्लेटो आता है, उसको अकबर आता है, उसको कांट और महात्मा बुद्ध आते हैं, पर तेल नहीं आता है, गैस नहीं आती है। और क्योंकि सरकार उससे नाराज थी, खुश नहीं थी, नाराज थी, खुश होती तो सेक्रेटरी बनाते बड़े पैमाने का। तो जो आईएएस अधिकारी बहुत सफल नहीं हो पाते, उन्हें कहीं ना कहीं सेट करना होता है, तो पीएसयू भेज देते हैं। तो पीएसयू बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट नहीं मानी जाती, लेकिन हाँ कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ मजबूरी में जाते हैं वहाँ पर। और कभी कभी नॉन आईएएस ऑफिसर भी, आप मान लीजिए आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हैं, बड़े लेवल पर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया पोस्टिंग नहीं मिल रही, तो आप जुगाड़ लगाएंगे, आप कहेंगे सर किसी पीएसयू भेज दो सीएमडी बना के। सरकार कहती है 3 पीएसयू खाली हैं, ये आपकी फील्ड से तो कुछ मैच नहीं करता है। तो बोलते सर हमारी फील्ड से तो खुद ही मैच नहीं करते हैं, हम तो आपको पता ही है 20 साल से काम चला रहे हैं किसी तरह से, आप हमें भेजो, हम आपका ध्यान रखेंगे। मंत्री जी बोलते बस यही सुनना, हमारा ध्यान रखना, हम तुम्हारा रखेंगे। और फिर नियुक्ति हो जाती है एक ऐसे व्यक्ति की जो विशेषज्ञ नहीं है, उसको धेले भर का ज्ञान नहीं है उस कंपनी के बारे में, और वो बनिए कंपनी का सीधे क्या सीएमडी। हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी एक्सपर्ट्स भी होते हैं, लेकिन कई नियुक्तियां पीएसयूज में ऐसी होती हैं जो केवल प्रशासनिक व्यक्तियों की हो रही है, जबकि उनका अपना अनुभव उस क्षेत्र का नहीं होता है। अब ऐसा व्यक्ति जाके बना सीएमडी। हालांकि आईएएस लोगों में ये कौशल होता है कि बहुत कम समय में कंपनी के सारे पक्षों को समझ के फैसले करने लगते हैं, ये कौशल सच में होता है। पर तब भी आजकल जमाना जिस तरह की विशेषज्ञता की मांग करता है, इंटरनेशनल कंपटीशन है, ग्लोबल कंपटीशन है, अब ग्लोबल कंपटीशन में योग्यता से समझौता करके नहीं चल सकते, और ये दिक्कत वहां दिखती है। तीसरी बात है, जो पीएसयूज है, सरकारी कंपनी है, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बिजनेस पॉलिसी एनालिसिस उस पर चलती हैं, या उनको बहुत सारी राजनीतिक सामाजिक मांगों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक दबाव, वो किस तरह के दबाव, ऐसे दबाव जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वित्तीय नुकसान करते हैं, वित्तीय दृष्टि से गलत निर्णय। जैसे पीएसयू काम कर रही है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में, गोरखपुर में सोच लीजिए, एक नेताजी वहां गए, जनसभा है, वहां के एमपी ने कहा हुजूर 1000 रोजगार क्रिएट करने हैं, अगले 1 महीने में इलेक्शन आने वाला है, रोजगार कहाँ से लाएं? तो कहा सर एक काम कीजिए ना, पीएसयू तो है ही अपनी, इसी में 1000 भर्ती करवा दीजिए। तो मंत्री जी ने कहा अच्छा, पीएसयू के सीएमडी को बुलाया कि सीएमडी साहब कि आपकी कंपनी में कुछ रोजगार खाली है? उसने कहा सर वैसे तो पर्याप्त लोग हैं, 10-20 आप चाहेंगे तो रख देते, कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं, 1000 रखने हैं। कैसे, इतना काम तो है नहीं हमारे पास। तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, काम वैसे भी जो है वो कौन सा कर रहे होंगे, रखने हैं। सर कंपनी चौपट हो जाएगी तो पहली चौपट है कंपनी तो, और तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई, सरकार का पैसा है, तुम्हें तो वेतन मिल रहा है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? और पीएसयू का सीएमडी खून के आंसू रो रहा है, उसे ग्लोबल कंपटीशन की फिक्र है, उसकी पीएसयू हो गई चौपट एक राजनीतिक फैसले से। और राजनीतिक फैसले ऐसे होते हैं, बहुत होते हैं, समझते हैं इस बात को, परिस्थिति से बचना आसान काम तो है नहीं। इसके अलावा क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी वर्क कल्चर में खास समस्या है। अब सोच के देखिए कितना इंटरेस्टिंग हमारे देश में। अब 3 प्रश्न पूछता हूँ, ईमानदार जवाब देंगे? अपनी कॉपी पे हाथ रख लो, पहले विद्या की कसम खा के बोलो, हाँ ठीक है, अब झूठ बोला तो विद्या मर जाएगी, ध्यान रखो, है ना सच बोलना है। आज से 10 साल बाद जब आपके चुन्नू मुन्नू 3-4 साल के हो जाएंगे, कितना खुश हो रहा भाई, अरे 10 साल बाद तो हो जाएंगे भाई, ऐसा क्या है, 12 साल मान लो, कोई बात नहीं, जो भी है, और उनको स्कूल भेजना होगा, तो आप उनको जब किसी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे तो वो स्कूल सरकारी होगा या प्राइवेट होगा? प्राइवेट होगा। किसी को दुविधा नहीं हुई? ठीक, दुविधा हुई नहीं हुई ना, एक आध को हो तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता, मैं जनरल ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ समाज का। दूसरा, अगर आज से 10 साल बाद जब आप नौकरी में होंगे, अच्छा कमाते खाते होंगे, आपके घर के किसी मेंबर की तबीयत अचानक खराब हो गई, सीरियस, और आप दिल्ली में नहीं है, किसी और शहर में, किसी टीयर 2 शहर में, चंडीगढ़ में जैसे मान लीजिए हैं, लुधियाना में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, ऐसे किसी शहर, उदयपुर में, ऐसे शहर में आपको इलाज चाहिए, अपने परिवार के मेंबर को बचाना है, आप जिस अस्पताल में लेके जाएंगे तुरंत उनको वो सरकारी होगा या प्राइवेट होगा? प्राइवेट। और जब आपका बच्चा आज से 25 साल बाद नौकरी करने के बारे में सोचेगा, उसको नौकरी के लिए कौन सी सलाह देंगे, सरकारी या प्राइवेट? क्या बात है। और ये दोनों वोटिंग उन लोगों ने की जो सरकारी नौकरी के लिए जान दे रहे हैं। यही तो विडंबना है कि जब हमें शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट, स्वास्थ्य चाहिए तो प्राइवेट, और नौकरी चाहिए तो सरकारी। और इसलिए सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन सबसे मुश्किल है देश में। ऐसा क्या है कि सबसे योग्य लोग सबसे मुश्किल प्रतियोगिता पास करके सरकारी नौकरी में जाते हैं, उसके बाद भी सरकारी सेवाएं सबसे कमजोर परफॉर्म करती हैं? कुछ तो वजह होगी इसके पीछे भाई। टीचर से सोच के देखिए, सबसे मुश्किल एग्जाम टीचर से सरकारी होता है, तो सबसे अच्छा पढ़ने लिखने वाले लोग एग्जाम पास करते हैं, उनमें से सरकारी टीचर बन गए, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और कोई बच्चा सरकारी स्कूल में जाने के मूड में नहीं, बच्चे तो होंगे, पेरेंट्स मूड में नहीं। कुछ तो सिस्टम में फ्लॉ है ना, कुछ तो गड़बड़ है सिस्टम में ना। और ये गड़बड़ यही है कि सरकारी नौकरी इंसान को मुर्दा बना देती है, निकम्मा बना देती है, और इस चीज़ को ठीक करना बहुत जरूरी है समय रहते। सरकारी नौकरी में जो जरूरत से ज्यादा सुरक्षा है,
सरकारी नौकरी में जो अत्यधिक सुरक्षा है, एक तो ये समस्या है। एक बार नौकरी में घुस गए, फिर मन में भाव गया था कि अब तो मृत्यु तक कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब तो भगवान ही बिगाड़ेगा जो बिगाड़ेगा, अब नौकरी तो मिल गई पक्की। तो मैंने आपसे कहा कि पहले हालत थी कि सरकार निकालना चाहे तो वो निकाल नहीं सकती थी, सुप्रीम कोर्ट बीच में आता था। अब तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट समझ गया कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, तो सरकार थोड़ा सा रिजिड होने लग गई है आजकल। इतनी सुरक्षा है और कोई मूल्यांकन हो नहीं रहा ठीक तरीके से, और इससे क्या होता है कि सुरक्षा इतनी ज्यादा है, फिर ऐसी बराबरी है काम करने वालों में, नहीं करने वालों में, दोनों में बराबरी है। यानी परफॉर्मेंस के आधार पर, निष्पादन के आधार पर निर्णय नहीं होते, निष्पादन से निर्णय नहीं, निर्णय होते हैं सीनियरिटी से, लगभग पूरे करियर में, कि इतने साल आपको हो गए तो आपका प्रमोशन होगा, आपने कैसा काम किया इस बात की वैल्यू नहीं के बराबर है। शुरुआत के कम से कम 17 साल तक तो नहीं के बराबर है, उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत वैल्यू परफॉर्मेंस की आनी शुरू होती है। आप सोच के देखिए कि आप आपके 10 दोस्त एक साथ आईएएस बने, मान लीजिए एक ही राज्य में मान लेते हैं, जो काम कर रहा है सुबह से रात तक स्पिरिट ऑफ सर्विस के साथ, उसको भी उतना ही वेतन मिलेगा, जो काम एकदम नहीं कर रहा उसको भी वेतन मिलेगा। टीचर हैं, 2 टीचर हैं, एक बहुत काम करता है, हर क्लास में जाता है, बच्चों का मतलब बच्चे उसको इतना सम्मान देते हैं क्योंकि पढ़ाता अच्छा है, मेहनत करता है। दूसरा एकदम नहीं जाता है, क्लास में जाकर मुंह दिखा दिया, अटेंडेंस, चलो बच्चों अटेंडेंस लगाए, जाओ समोसे खा के आओ, जाओ, बच्चे वहां भी खुश, दोनों की सैलरी बराबर है। तो जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इसलिए काम करने का, परफॉर्म करने का मोटिवेशन सरकारी नौकरी में आ नहीं पाता है। सुरक्षा इतनी कि डर है नहीं कि वो हटा देगा, और इसलिए पीएसयू में जो स्टाफ है उस स्टाफ का मोटिवेशन इतना कमजोर होता है कि उस वजह से बात बन नहीं पाती। तो इन सब वजहों से क्या होता है कि जो पीएसयूज हैं उन पीएसयूज की प्रॉफिटेबिलिटी आमतौर पर खतरे में रहती है, और इसलिए करना ही चाहिए कि इन चीजों से बचाते हुए हम अभी आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, संकेत कर लीजिए वर्क कल्चर। जब वर्क कल्चर पढ़ेंगे उस टॉपिक से इसको जोड़ लीजिएगा तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर पूरे होंगे। फिलहाल ये समझना है कि पीएसयूज की परफॉर्मेंस के कम होने के मूल आधार ये हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप हैं, नियुक्तियां नॉन एक्सपर्ट्स की होती हैं, जो वर्क कल्चर है उसमें सुरक्षा बहुत ज्यादा है, इनोवेशन बहुत कम है, और ये जो सामाजिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है, उसकी वजह से वित्तीय दृष्टि से गलत फैसले होते हैं। इन सब का परिणाम होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी या लाभ कमाने की संभावना कम हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, इन सब चीजों का समाधान कब होगा? एक बेहतर वर्क कल्चर से होगा, वो हम आगे चल के आज पढ़ने वाले हैं। लिख पाएंगे 150 शब्द अगर इस पर प्रश्न आएगा तो? चलिए अब हम पढ़ेंगे सीएसआर। यूपीएससी ने प्रश्न इस पर 2 या 3 बार पूछा है सीएसआर पर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। बस बस उन्हीं चीजों को ठीक कर दीजिए कि नियुक्तियों की व्यवस्था ऐसी है कि एक्सपर्ट्स ही उसमें आ सके, इस तरह की बात है, ठीक है। और वर्क कल्चर में समाधान सीखेंगे इसका कैसे करना। देखो सीएसआर क्या चीज है? सीएसआर का जो अर्थ है वो ये है, बुनियादी अर्थ ये है कि जब कोई कंपनी लाभ कमाती है तो कंपनी जो समाज में लाभ कमाती है उसकी समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। तो कोई भी कंपनी जो समाज में रहकर लाभ कमा रही है उसकी समाज के प्रति विशेष नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी को निभाना ही, इस जिम्मेदारी को निभाना, इसी को बोलते हैं सीएसआर या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस जिम्मेदारी को बोलते हैं सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें एक विचार यह भी नहीं था कि समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ सरकार का काम नहीं है, सामाजिक दायित्व केवल सरकार के नहीं है, कॉर्पोरेट की भूमिका भी शामिल है। कॉर्पोरेट भी जिम्मेदार है। ये इसका बेसिक सा कंसेप्ट है। अब इसके रूल्स क्या हैं वो सब देखेंगे। एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो समाज, जिस समाज में काम कर रही है उसके प्रति जिम्मेदारी बनती है उसकी। अगर प्रॉफिट कमा रही है, अगर स्ट्रगल कर रही है तो अलग बात है। अगर प्रॉफिट कमा रही है, स्टेबल कंपनी है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को भी कुछ पे बैक करे। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस विचार के मूल में जो भाव है वो ये है, एक विचार चलता है स्टेक होल्डर्स का विचार, और स्टेक होल्डर्स का मतलब है हितधारक। पहले ये मानते थे पहले ये मानते थे कि कंपनी की जिम्मेदारी केवल शेयर धारक के प्रति है। तो एक लंबे समय की धारणा थी कंपनी है, कंपनी ठीक से काम करेगी ताकि कंपनी में जिन लोगों के शेयर्स हैं, जो मालिक हैं, उनको प्रॉफिट दे सके। फिर कंसेप्ट चेंज होता गया, होते होते 2-3 स्टेजेस में अब ये माना जाता है, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे मूल विश्वास ये है कि कंपनी की जिम्मेदारी केवल शेयर धारक के प्रति नहीं होती है बल्कि हितधारकों के प्रति होती है। हितधारक का मतलब है जिस जिसका हित उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है उन सबके प्रति उसकी जिम्मेदारी है। मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। कुछ मामलों में जो मुस्लिम सक्सेशन लॉ है हिंदू सक्सेशन लॉ की तुलना में थोड़ा बेहतर दिखता है। एक पॉइंट पर आप मुझे बताइए कैसा लगता है आपको। हिंदू सक्सेशन लॉ का मतलब ये हुआ, सक्सेशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद संपत्ति कैसे बटेगी उसकी। अगर संपत्ति आपकी अर्जित संपत्ति है तो आप जिसको चाहें दे के मर सकते हैं, न भी मरे बेशक, में से ले सकते हैं। अर्जित का मतलब मैंने अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु के बीच में जो संपत्ति खुद कमा के इकट्ठी की है वो मेरी अर्जित संपत्ति है, और अपनी अर्जित संपत्ति में किसको देना चाहूँ,
अपने पति को दूं, पत्नी को दूं, पिता को दूं, माँ को दूं, बेटे को दूं, बेटी को दूं, भाई को दूं, बहन को दूं, या उसमें आग लगा दूं, मेरी मर्जी है। और ये मैं कहूँ कि ना इनमें से किसी को नहीं दूंगा, ये सब मेरे ध्यान नहीं रखते थे। मेरी सारी संपत्ति मिलेगी मेरे दोस्त को, या मिलेगी इस ट्रस्ट को, या मिलेगी इस एनजीओ को, या मिलेगी मेरे बीएफ को या जीएफ को। कुछ भी कर दो, क्या दिक्कत है? आपकी अर्जित संपत्ति कोई दिक्कत नहीं। और जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक का मतलब है जो संपत्ति आपको अपने पुरखों से मिली थी, या तो जिंदगी में उसको बेच बाच के निपटा दो, नहीं निपटा पाए हो और अगली पीढ़ी में चलेगी तो पैतृक संपत्ति है। और पैतृक संपत्ति में आप छेड़खानी ये नहीं कर सकते कि ये इसको मिले वो उसको मिले, नहीं। वो मिलेगी आपके धार्मिक कानून के नियम के तहत। तो हिंदुओं को हिंदू सक्सेशन लॉ से, मुस्लिम्स को मुस्लिम सक्सेशन लॉ से मिलेगी। और हिंदू सक्सेशन लॉ के तहत संपत्ति मिलती है, मतलब सैद्धांतिक रूप से मिलती है बेटे बेटी को, पत्नी को, व्यावहारिक रूप से बेटे को मिलती है। मिताक्षर और दायभाग आपने सुना होगा, है ना? बंगाल में दायभाग चलता है, बाकी क्षेत्रों में मिताक्षर चलता है। इन दोनों में ही संपत्ति पुत्र को मिलती है, पुत्रों को या पुत्र को मिलती है। अंतर यह है कि एक सिस्टम में बच्चा पैदा होते ही संपत्ति का वारिस हो जाता है, एक में बाप के मरने के बाद होता है। अब एक सिचुएशन सोच के देखिए कि संपत्ति पुत्र को मिली, एक जॉइंट फैमिली है, 2 भाई हैं, 1 बहन है, एक ही घर में रहते हैं सब लोग, भाइयों के बच्चे हुए, एक भाई के बच्चे हुए, एक भाई की शादी नहीं हुई, जो बहन थी उसका तलाक हो गया, घर छोड़ के आ गई। अब जो बाप मरेगा, उस बाप की संपत्ति में बेटी का हिस्सा हो या ना हो, एक तो ये डिबेट है, तलाकशुदा बहन। और दूसरे भाई का जो बच्चा है खूब संपत्ति कमाई और लिखना भूल गया मरने से पहले, जब किसी संपत्ति को लिख के नहीं जाते हैं उसको इंटरस्टेट कहते हैं। इंटरस्टेट का मतलब है कि वो उसी नियम से बटेगी जो नियम उस परंपरा में चलता है। अब ये संपत्ति केवल उसके बच्चों को मिलेगी, जबकि उसकी जॉइंट फैमिली में उसके चाचा भी हैं, उसकी बुआ भी हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस मामले में एक बेहतर व्यवस्था है कि संपत्ति के कई हिस्से होते हैं, जो केवल बेटे बेटी के नहीं है। जो घर के बाकी सदस्य हैं उनको भी किसी को 1/9 मिलेगा, किसी को 1/6 मिलेगा, किसी को 1/3 मिलेगा। बंटवारा ज्यादा होता है, व्यावहारिक रूप से वहां भी शायद नहीं होता, पर सैद्धांतिक रूप से कम से कम उनकी पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें यह समझना पड़ता है कि एक व्यक्ति अगर एक परिवार में है, किस किसने उसकी परवरिश में, किस किसने उसके सफल होने में भूमिका निभाई, और जिस जिसकी भूमिका है उस अनुपात में उन्हें उसकी सफलता में हिस्सेदारी मिले। ये किसी भी समाजवादी सिद्धांत या किसी भी अच्छे परिवार का एक मूल सिद्धांत बनता है। अब इसी विचार को कंपनी में लेके आ जाइए। कंपनी क्या है? एक कंपनी चल रही है तो कंपनी की जिम्मेदारी जिस जिसके प्रति बनती है उन सबको बोलते हैं हितधारक। और आजकल ये माना जाता है कि कंपनी के हितधारक बहुत सारे होते हैं। कौन कौन कंपनी के हितधारक हो सकते हैं? 5 या 6 प्रकार के हितधारकों की बात आजकल की जाती है, और कंपनी को इन सब का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो भाई ठीक बात है, शेयर धारक ही है, क्योंकि शेयर धारक नहीं होगा जिसने लगाया है पैसा तो कंपनी बनेगी नहीं, चलेगी नहीं। तो कंपनी को बनाने का रिस्क जिसने लिया, खतरा जिसने उठाया, वो शेयर धारक है। इसलिए सबसे पहला हक तो उसका बनता है कि कंपनी से उसको फायदा मिलना चाहिए, वरना कंपनी चलेगी नहीं, सीधी सी बात है। पर कंपनी चल रही है तो उसके चलने में और बहुत लोगों की भूमिका है, जैसे उसके जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता है, क्या उसका कुछ हक नहीं बनता है कंपनी पे? क्या उसका यह हक नहीं बनता कि कंपनी मेरे साथ इस बात का न्याय करे, ध्यान रखे मेरे इस मामले में? कुछ तो बनती है। फिर कंज्यूमर के अलावा एक चीज होती है सरकार। अगर सरकार कानून व्यवस्था मेंटेन ना करे तो कंपनी चल के दिखा दे। आप सोच के देखिए कि महाराष्ट्र में, गुजरात में इतना आर्थिक विकास उद्यम का हुआ, बिहार में क्यों नहीं हुआ, झारखंड में क्यों नहीं हुआ? अब कुछ भी बहानेबाजी करते रहिए, ईमानदारी की बात यह है, एक लंबे दौर तक बिहार में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि निवेश का माहौल बने। पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार के दल और सरकार में जो आना चाह रहे हैं वो दल प्राइवेट कंपनियों को निशाना बना बना के राजनीति साध रहे थे अपनी। क्या वजह है कि गुजरात में लगभग सारी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स काम करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां काम करती हैं, महाराष्ट्र में काम करती हैं, अब कर्नाटक में साइबर सिटी बन गई बहुत अच्छी, हैदराबाद में साइबराबाद बन गया है पूरा का पूरा। देश के कुछ राज्यों में जबरदस्त औद्योगिक विकास होता है, कुछ में नहीं हो रहा। और जब राजनीति इसी पे टिकी रहेगी कि प्राइवेट कंपनी आएगी तो सब मिलकर लूटेंगे उसको। अब कंपनी कोई काम करना चाह रहा है, उद्यमी काम करना चाह रहा है, 150 को रोजगार देगा, शाम को राजनीतिक दलों के लोग जाएंगे वहाँ 3-4 को मारेंगे पीटेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, आएंगे वहां से, तो कैसे काम चलेगा? अगर सरकार कानून व्यवस्था न दे, अभी उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है इस समय, मतलब एनकाउंटर वाली पॉलिसी को लेकर बुरी बातें तो विधि के शासन में कही जा सकती है, लेकिन पिछले 5-6 साल में एक चीज वहां पर देखी जा रही है, और ये मैं वहां के जो कुछ परिचित लोग हैं, उनके परिवार, विशेष रूप से उनके घरों की महिलाओं के अनुभव से बता रहा हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है? वो बोलते हैं हमें तो कानून समझ नहीं आता, बस ये समझ में आता है कि पहले हम घर से निकलते वो सोचते थे शाम को, अब सोचते नहीं है। हमें इतना भी भय नहीं होता है। हमको ये पता है कि अगर किसी गुंडे मवाली ने हमको परेशान किया तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, तो बचेगा नहीं। और हम बहुत आज़ादी से बेखौफ होकर घूम पा रहे हैं। हम जब इलाहाबाद में गए दृष्टि की शाखा लेके, तो हमें कितने लोगों ने कहा कि वहाँ लोग बम फेंक देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोला कि लोग आएंगे ऐसे बम फेंक देंगे। हमें कहा ऐसे करो, ऐसे वो बम फेंक देगा, ऐसे मजा के बम फेंक देगा। आज तक एक भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया जिसने गलत तरीके से बात भी की हो, और इस बात को हमें कम से कम 4 साल हो गए वहाँ पर। अब पहले क्या था मुझे नहीं पता, मैं तो ये जानता हूँ जब से हम आ गए मेरे पास आज तक वहाँ की टीम ने एक बार भी ये नहीं कहा कि सर कोई दिक्कत आ रही है। अगर पुलिस इस मूड में काम करती हो कि किसी गुंडे में दम है तो कुछ करके दिखाए, अभी ठीक करते हैं, तो उससे क्या होगा? उद्यमियों का हौसला बढ़ता है, और उद्यमी लोग उद्यम करना चाहते हैं उस स्थान पर। और जहां भरोसा ही ना हो कि उद्यमी गया, मिल ही नहीं रहा, 2 दिन बाद सब ढूंढ रहे उद्यमी कहाँ गया, उद्यमी कहाँ गया, तो फिर तो चल लिया उद्यम वहां पर, कैसे उद्यम चलेगा भाई? इसलिए सरकार अगर कानून व्यवस्था न बना के रखे तो कोई कंपनी में दम हो तो चला के दिखा दे, कैसे चल जाएगी? अब बिहार की सरकार को समझ में आ रहा है, पिछले 8-10 साल से पूरी ताकत झोंक रखी है कि कानून व्यवस्था ठीक रहे, शराब तक बंद करवा दी है ताकि वो सब छेड़खानी ना हो। 4 साल पहले बिहार में गया, एक बार पटना गया था शादी में, परिवार में शादी थी। पूछिए भाई, मैं तो दिल्ली का आदमी हूँ, दिल्ली में शादी ब्याह हो तो रात को 12-1 बजे तक लोग जब तक धुत होकर नाच लें तब तक उनको लगता नहीं कि शादी हुई है। म्यूजिक वाला बंद करेगा, जनरेटर चला के नाचेंगे, लेकिन नाचेंगे जरूर, और हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, खाली हाथ नहीं नाचते हो।
तो मैं पटना गया, पटना को लेकर मेरे मन में छवि थी कि वहाँ तो माहौल और ज़्यादा रहता होगा, 3-4 बजे तक डांस चलेगा ही चलेगा कम से कम। अजीब हाल, ये 4 साल पहले की बात है, 4 या 5 साल हो गए, और पटना के एक बहुत अच्छे होटल के अंदर शादी हो रही थी। ऐसा भी नहीं था कि किसी मोहल्ले में हो रही है जहाँ सुरक्षा की चिंता हो, कुछ नहीं, बहुत शांत और अच्छी जगह, सुरक्षित जगह। बारात आई 9:45 पे, मैंने देखा कई लोग भाग रहे थे स्टेज में, पता नहीं क्या हो गया। तो सब कह रहे थे कि जल्दी से जयमाल करवा दो, 15 मिनट लगे हैं। मुझे लगा मुहूर्त का मामला होगा शायद, कि 10 बजे का मुहूर्त होगा, जयमाल करवा दो भाई। तो बड़ी स्पीड से जयमाल हुई। वो बेचारे क्रेन लाए थे कि चढ़ के करवाएंगे, क्रेन भी रुकवा दी, जल्दी करवाओ, पता लगा क्रेन ऊपर तो नीचे नहीं आ पाएगा ना, तो जल्दी से करवाई गई। ठीक 10 बजे, 10:01 मिनट, ठीक 10 बजे म्यूजिक बंद हो गया। मैं बड़ा अचंभित था, मैंने कहा ये क्या है भाई। तो पता लगा कि नीतीश जी के राज्य में एक नियम है, 10 बजे के बाद कोई पब्लिक साउंड सिस्टम ऑन नहीं होगा, और हुआ पुलिस आएगी, तुरंत सारा सामान जब्त करके ले जाएगी, ऊपर से होटल पे नोटिस लगा देगी, होटल को 3-4 नोटिस मिलेंगे, हम भी बंद हो जाएंगे। और 10 बजे के बाद दूल्हा पक्ष बेचारा, अब लड़के लोग नाचने के मूड में आए थे, वो अब तक तो रसायन ले रहे थे कि नाचने का मूड बने, अब रासायनिक क्रिया ठीक से हुई उनके अंदर, अब नाचने का माहौल बना, बेचारे गिड़गिड़ा के थक गए और म्यूजिक ऑन नहीं हुआ। सब ने 10 बजे के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता सर जी, आपका तो नाच है, हमारा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। और नहीं का नहीं चला। अब मुझे नहीं पता कि मोहल्लों में ऐसा होता कि नहीं होता, पर मेरे एक अनुभव तो ये है, नहीं होता। अच्छा, ये कह रहे कि नहीं होता, चलिए जैसा भी, मैं तो अपना एक अनुभव बता रहा हूँ जो मैंने देखा 4-5 साल पहले। और अगर मान लें कि शुरुआत में ये होटल्स के अंदर हुआ, धीरे धीरे उसका असर गाँव में जाए, शहरों में जाए, 10 नहीं 11 बजे ही हो जाए, लेकिन अगर एक नियम ठीक से कायम हो जाता है कि सरकार बहुत मुस्तैद है और गुंडागर्दी का कोई भी स्कोप ही नहीं बनने देगी, तो इससे एक भरोसा जमता है कि सरकार उद्यमियों के साथ, कंपनियों के साथ, समाज के आर्थिक विकास के साथ है। और अगर सरकार इस तरह से काम करेगी तो निश्चित रूप से वहाँ उद्यमी लोग साहस से सताएंगे और वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, वरना इकोनॉमी बढ़ नहीं सकती है। एक अच्छी सरकार के बिना किसी हालत में कंपनी नहीं चल सकती, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद है समुदाय। आपकी फैक्ट्री जहाँ है, आपका उद्यम जहाँ काम करता है, वहाँ का समुदाय आपके साथ ठीक से कॉपरेट करता है। हम यहाँ काम करते हैं, नेहरू विहार का समुदाय ठीक से कॉपरेट करता है, मुखर्जी नगर लोग ठीक से कॉपरेट करते हैं, कोई परेशान नहीं करता, तो काम ठीक से होता है। उन सबको फायदा क्या होता है कि बच्चे रूम पे रहते हैं तो उनकी आय बनती है। एक पारस्परिकता का सिद्धांत होता है कि एक उद्यम जहाँ काम करेगा, उस उद्यम से वहाँ के समुदाय को बहुत सारे फायदे अपने आप होते हैं। समुदाय इस बात को लेकर विनम्र हो कि हाँ हमें फायदा हो रहा है, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप हमें परेशान नहीं करेंगे, एक पारस्परिकता होती है तो काम चलता है। और अगर समुदाय उस तरह का ना हो, समुदाय रोज हमको भला लेके आ जाए, हमारे यहाँ काम करते हो लो भला, और दो इसके बदले कुछ, वरना भला। अब हो सकता है किसी समाज में ऐसा होता हो, और जिस समाज के लोग जंगली किस्म के होंगे, बर्बर किस्म के होंगे, जिस समाज के लोग कंट्रोल में नहीं होंगे, कानून के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, वहाँ उद्यम चल के दिखाए उसके बाद। इसलिए दुनिया में कोई भी कंपनी अगर चल रही है, उसको ये मानना पड़ेगा कि आसपास के समुदाय की मौन भूमिका है कि वो चल पा रही है, और यदि समुदाय न चाहे तो चल नहीं सकता है, तो समुदाय की भी एक जिम्मेदारी है, हित उसका ही बनता है। इसके अलावा एक होता है जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, और एक है पर्यावरण। कोई भी फैक्ट्री बनती है तो वहाँ पानी बहुत चाहिए, जमीन बहुत चाहिए, हवा एक खास किस्म की चाहिए। आपने वहाँ की शुद्ध हवा का इस्तेमाल किया, आपने वहाँ के शुद्ध पानी का इस्तेमाल किया, इतना सारा पानी कंज्यूम हुआ आपके उद्यम में, जो पानी वहाँ के लोगों का हक बनता था। तो पर्यावरण की तो कोई भूमिका इसमें है। और यदि हम ये मान के चलें कि किसी कंपनी की जिम्मेदारी इन सबके प्रति बनती है, यहाँ से कंसेप्ट निकलता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे? शेयर धारक का जो हित है वो है लाभ में। शेयर धारक को चाहिए लाभ कमा के लाभांश या कि डिविडेंड मुझे दो। डिविडेंड का मतलब लाभ या लाभ का वो हिस्सा जो किसी एक शेयर धारक का है, डिविडेंड यानी लाभांश, उसको मिलना चाहिए। तो ग्राहक या उपभोक्ता को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि एक तो जो वस्तु या सेवा उसने मांगी है वो उसको मिले, सही समय पर मिले, सही गुणवत्ता के साथ मिले, यानी उसको जो जिस क्वालिटी का प्रॉमिस किया गया था उस क्वालिटी के साथ गुड्स या सर्विसेज मिले, ये उसका हित है। तो कंपनी की जिम्मेदारी ग्राहक के प्रति या कंज्यूमर के प्रति या क्लाइंट के प्रति ये है कि जिस वस्तु या सेवा का वायदा है वो उसी क्वालिटी के लेवल को मेंटेन करते हुए या उससे बेहतर क्वालिटी को मेंटेन करते हुए प्रोवाइड की जाए, उससे कम नहीं। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को कर चाहिए, और कर के साथ कानून का पालन चाहिए। आप कंपनी के नाम पर इलीगल काम करेंगे तो सरकार को दिक्कत है। आप कंपनी चलाएं, लेकिन कर, जो भी जायज कर बनता है, टैक्स बनता है, वो टैक्स पे करें, और कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें। सरकार की अपेक्षा इस चीज की है। समुदाय क्या चाहता है किसी कंपनी से? समुदाय एक तो ये चाहते हैं भाई शांति से, सुकून से काम हो, है ना। एक तो आप अराजकता ना फैलाएं, शांति से काम करें, अराजकता, इनडिसिप्लिन ना हो, एक तो वो ये चाहता है। दूसरा वो ये चाहता है कि कंपनी के विकास के साथ समुदाय को भी लाभ हो, तो सामुदायिक सुविधाएं बढ़ें। सामुदायिक लाभ या सामुदायिक सुविधाएं, अगर वो ये कहते हैं कि भाई आप कंपनी चला रहे हैं, हमारे यहाँ 100-200 बच्चे हैं, उनको पढ़ा दीजिए, एक स्कूल खुलवा दीजिए उनके लिए, और हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनको नौकरी दे दीजिए कुछ लोगों को। अगर आपके यहाँ 100 लोग काम करते हैं, उन 100 में से कम 20 तो हमारे इलाके का रख लीजिए, क्या समुदाय गलत कह रहा है? अगर किसी राज्य की सरकार कहे कि भाई हमारे राज्य में जो उद्यम चल रहे हैं उसमें आपको 20%, 25% या एक ठीक परसेंट, 75 तो ज़्यादा है, कि 25% लोग आपको हमारे राज्य के ही रखने होंगे, इसमें क्या गलत अपेक्षा है? इतना कंपनी को करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ के जब बहुत सारे बच्चे काम करेंगे तो वहाँ के पूरे समाज को ये भरोसा भी होगा कि इस कंपनी ने हमारे बहुत परिवार चला रखे। तो कंपनी के साथ उनका एक अटैचमेंट होगा, इमोशनल अटैचमेंट होगा। वो इमोशनल अटैचमेंट ऐसा होगा कि जब कोई कंपनी पे हमला करेगा वो खुद उठ के आ जाएंगे सामने, और इसलिए समुदाय भी उस लाभ में शामिल हो जरूरी है। कर्मचारी को चाहिए उचित सेवा शर्तें, और पर्यावरण को चाहिए संरक्षण। इसलिए यदि आपकी कंपनी एक निश्चित संख्या में पानी यूज करती है, एक निश्चित संख्या में शोर पैदा करती है, पोल्यूशन पैदा करती है,
तो जितना पर्यावरण को नुकसान कंपनी पहुंचाती है उतना या उससे ज़्यादा पर्यावरण के संरक्षण में, सस्टेनेबिलिटी में योगदान उस कंपनी के द्वारा निभाया जाना चाहिए। इन 6 में से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है? शेयर धारक वाला CSR में नहीं आता है, ये पहले से आता था। सरकार वाला CSR में नहीं आता क्योंकि टैक्स पहले भी दिया जाता था। ग्राहक वाला कंज्यूमर राइट्स में आता है पर CSR में सुने लेते हैं क्योंकि किसी कंपनी को आगे बढ़ना है तो ग्राहक का संतोष तो करना ही पड़ेगा, वरना कंपनी आगे बढ़ नहीं सकती है। कर्मचारी वाला एम्प्लॉय बेनिफिट्स पहले से चल रहे हैं, उसके बहुत सारे कानून होते हैं, वो भी CSR में नहीं आता है। CSR का मोटा सा मतलब है समुदाय का ध्यान रखना और पर्यावरण का ध्यान रखना। समुदाय और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारियों को निभाना, मुख्य रूप से समुदाय के प्रति जिम्मेदारी को निभाना, इसको बोलते हैं CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आ गई ठीक से? चलिए जी, मैंने हरियाणा सरकार का एक्ट पढ़ा नहीं है पूरा, उसमें क्या क्या शर्तें हैं। केवल इतना सुन के कि 75% कर्मचारी हरियाणा के होंगे ज्यादा लग रहा है मुझे। अब वो किस लेवल पे रखा है, हिरार्की में किस किस लेवल की बात है वो देखना पड़ेगा। अगर केवल लोवेस्ट लेवल पे है, से ये कहें कि जो 4 क्लास कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, पियोन हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, वो 75% हैं तो दिक्कत नहीं। पर कोई कंपनी में जो प्रमुख पदों पर है यदि वहां पर आरक्षण कर देंगे तो कंपनी चल नहीं पाएगी। लेकिन बेसिक लेवल पे है तो ठीक है, और मेरे ख्याल से वहां भी 50% तक होना चाहिए, 75 थोड़ा ज्यादा है। ये मैं बिना एक्ट को ध्यान से पढ़े जनरल अपना ओपिनियन बता रहा हूं। आप जाके बोल मत देना मुख्यमंत्री जी को ऐसे बोल रहे थे, अगर आपके परिचित हैं तो। हैं? आपको भी नहीं जानते वो? आप कहाँ से हैं? हरियाणा में कहाँ से? रोहतक से हो? बढ़िया। महारत्न और नवरत्न इकोनॉमी में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो सबसे अच्छी 9 PSUs थी उनको नवरत्न कहा गया और बाद में संख्या उसकी बढ़ भी गई थी। अब उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इकोनॉमी के सर बता पाएंगे, लेकिन मोटा मोटा ये है कि जो PSUs कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर चला रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है, उन सबको हम नवरत्न में ले आए थे। और ये जब उदारीकरण शुरू हुआ था 1991 में, उसी समय की बातें, तभी से शुरू हो गया था इसे, क्योंकि मैंने अपने GS में लिखा था इसका आंसर। बहुत पुरानी बात है जी। थोड़ा जोर से बोल दो भाई। डिजिटल करेंसी स्कैन में, देखो ये बहुत टेक्निकल सवाल है, इकोनॉमी वाले सर बता पाएंगे कि डिजिटल करेंसी के स्कैम में सेबी की भूमिका कितनी होगी। मैं तो शेयर मार्केट, ये MF वगैरह जो बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड वगैरह, बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझने के लिए, एक आइडिया के लिए ज़रूरी है। तो मुझे आप इकोनॉमी का विशेषज्ञ मानने की भूल एकदम ना करें, है ना। मैं इकोनॉमी बहुत बेसिक लेवल पे जानता हूँ, उतना ही आपको बता सकता हूँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके प्रावधान क्या है भारत में? जी, किसको? गिग इकोनॉमी वर्कर को, उस पर भी डिबेट चल रही है बहुत ज़्यादा। गिग इकोनॉमी वाले वर्कर को हम कैसे फ़ायदा पहुंचाएं, डिबेट है इस पर काफ़ी। इसमें इसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, उसकी बात कभी अलग से कर लेंगे। आप लोग समझते हैं गिग इकोनॉमी क्या होती है? क्योंकि आजकल क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से अब आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हैं, तो कहीं नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने एक कंपनी से काम लिया 2 घंटे का, एक जगह से 1 घंटे का लिया, सब जगह काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कहीं एक निश्चित नौकरी नहीं करते बंद के, फ्रीलांस में कुछ यहाँ कुछ वहाँ करते रहते, उसको बोलते गिग इकोनॉमी, या पर सर्विस पेमेंट्स आपको मिल रही हैं। जैसे आज से 3 साल पहले तक आपको बाल कटवाने हो तो आपको किसी बार्बर शॉप में ही जाना पड़ता था। कोविड ने एक कल्याण और कर दिया। अब आपको केवल एक ऐप पे जाके बुक करना है,
एक बार आपके पास घर पे आ जाएगा, वो पूरा जुगाड़ लेके आएगा, एक शीशा लगा देगा, कुर्सी आपके घर पे होती ही है, और घर पे कटिंग कर देगा। लेकिन जब आप उससे पूछेंगे कितना कमाते हो, तो वो गिग वर्कर है, उसको पर सर्विस पैसे मिलते हैं कि वो एक बार जाएगा इतने पैसे मिलेंगे। किसी दिन काम ज़्यादा मिल गया तो दिन भर में से 2,000 रुपये कमा लिए, किसी दिन काम नहीं मिला तो शायद वो 500 रुपये भी नहीं कमा पाएगा। तो ये अनिश्चितताओं वाली जो दुनिया है ये गिग वर्कर है, लेकिन इसमें कई बार इनकम का लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा भी होता है। तो वो प्रश्न है इथिक्स के, भविष्य के प्रश्न है। सीएसआर के जो प्रावधान हमारे देश में है, पहले सीएसआर वैकल्पिक था और स्वैच्छिक था। तो सरकार कहती थी कि कंपनियों को सीएसआर करना चाहिए, कंपनियां बोलती थी हाँ हमें भी लगता है करना चाहिए, पर क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, सोचते तो हम भी हैं, ऐसे चलता था। कुछ कंपनियां करती भी थी, और कंपनी आमतौर पे क्या करती है, एक फाउंडेशन बना के, फाउंडेशन का मतलब एक सोशल कंपनी, एक सोशल गुड करने वाली कंपनी, उसके थ्रू, जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बहुत पुराना चल रहा है, तो अजीम प्रेमजी कंपनी अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा उसको देगी और वो सोशल वेलफेयर में खर्च करेगी। ऐसे कई कंपनी अपनी फाउंडेशन चलाती हैं। अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा उसमें जाएगा और उससे समाज में जो जो करना है दुनिया भर में वो लोग करेंगे। फिर सरकार समझ गई कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो 2015 में एक नया नियम बनाया गया और उस नियम के तहत व्यवस्था ये कर दी गई कि यदि कोई कंपनी 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करती है, पहला, उसका रेवेन्यू 1,000 करोड़ का है एक वर्ष में। रेवेन्यू का मतलब होता है जो कुल इनकमिंग्स हैं, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। इन शब्दों को ठीक से समझना है, वरना सारा घपला ना शेयर मार्केट में इसी सब में हो जाता है। इतना रेवेन्यू, रेवेन्यू, लोग सोचते हैं अच्छा इतना कमाती है, शेयर खरीद लिया। रेवेन्यू है, कमाया नहीं है। किसी किसी कंपनी में तो ऐसा भी हाल होता है कि उसने सामान बेचा 1,000 रुपए का, और जो सामान बेचा 1,000 रुपए का, लिया कितने का था, 950 रुपए का। बाकी उसके खर्चे जो हैं 30 रुपए हैं, उसको बचा 20 रुपए। ये है रेवेन्यू, ये है प्रॉफिट। रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच में 50 और 1 का रेशो है। 50 करोड़ का रेवेन्यू होगा तो 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। लेकिन लोग रेवेन्यू देख के पगला जाते हैं, बाप रे बाप। और कुछ कंपनियों में प्रॉफिटेबिलिटी इससे भी कम होती है कि 1,000 रुपए का रेवेन्यू हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 रुपया। ऐसी कंपनियां भी हैं। किसी किसी सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, रॉ मटेरियल्स बहुत महंगे हैं, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम है। अब ये कंपनी 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर लेगी, तो 1,000 में 1 का मतलब ये हुआ कि 50 रुपए इसके पास आए। 50 करोड़ रुपए, सॉरी, 50,000 करोड़ का है ना, तो 50 करोड़ रुपए कमाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू चाहिए इस कंपनी को। तो सरकार ने कहा भाई जिसका रेवेन्यू 1,000 करोड़ रुपए एक साल का है, हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि वो उस लेवल पे है कि उसको समाज के लिए कुछ खर्च करना चाहिए। ये एक तरीका है। अच्छा, मान लो आपका रेवेन्यू उतना नहीं है, तो आपकी जो नेट वर्थ है अगर वो 500 करोड़ की है तो भी हम ऐसा मान लेंगे, इनमें से कुछ भी हो जाए। नेट वर्थ का मतलब होता है उस कंपनी की जो कुल शेयर से उनकी वैल्यू कितनी है या कुल संपत्तियों की वैल्यू कितनी है, उसको बोलते हैं नेट वर्थ, उसकी कुल कीमत कितनी है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी बहुत बड़े ऑपरेशंस करे, उसका रेवेन्यू है 990 करोड़ रुपए साल का, लेकिन नेटवर्थ उसकी हो सकता है कि 600 करोड़ की हो। और नेटवर्थ का मतलब उसकी कुल संपत्तियों का मूल्य कितना है कंपनी का। और अधिकांश स्टार्टअप क्या करते हैं, ये एक खेल है पूरा का पूरा, क्योंकि जैसे ही कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसे टैक्स पे करना पड़ता है।
और प्रॉफिट का टैक्स मोटा मोटा मान के चलिए कि 30% कम से कम लगता है सीधा फ्लैट। अब एक कंपनी ने, सिंपल एग्जांपल से बात समझिए, एक कंपनी ने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, 30 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक। अब 30 करोड़ का प्रॉफिट जैसी बुक्स में शो किया अकाउंट्स में, इसमें लगभग 9 करोड़ रुपए इनकम टैक्स लग गया, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, निगम कर बोलते हैं ना। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब किसी कंपनी की इनकम का टैक्स। अब कई कंपनियों को लगता है कि हम क्यों टैक्स पे करें भाई, तो कंपनियां क्या करती हैं, टैक्स ना पे करना पड़े इसलिए लगातार लॉस में रहती हैं। कैसे लॉस में रहती हैं? 100 करोड़ है, प्रॉफिट 30 करोड़ का होने का अनुमान है, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो कंपनी क्या करेगी, अपनी एक नई यूनिट उसी काम के लिए किसी और काम में लगाएंगे तो खर्चा नहीं माना जाएगा। मान लीजिए बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है और उसकी 10 फैक्ट्रियां देश में चलती हैं, 30 करोड़ का प्रॉफिट होने का अनुमान है। सीए ने बताया दिसंबर में कि जी 3 महीने बचे, प्रॉफिट 30 करोड़ का आएगा, 9 करोड़ का इनकम टैक्स लगेगा। टैक्स बचाना है तो सिंपल तरीका है, 3 महीने का समय है, निवेश कर दीजिए। अब कंपनी क्या करेगी, 2 नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए तुरंत 2 स्थानों पर ज़मीन के जो मालिक है उनसे बात कर लेगी, और ज़मीन के मालिक से रेंट की डील हुई, उसको 3 साल का एडवांस और जो भी देना वो सब दिया। उसके अलावा जो लोग फैक्ट्री के सामान लगाएंगे उन सबको एडवांस पे किया, और करते करते 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए फर्दर इन्वेस्टमेंट में। अब क्योंकि ये 30 करोड़ रुपए खर्च हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट हो गया 0, खर्चा बढ़ गया। प्रॉफिट 0 है तो टैक्स लगा नहीं, और कंपनी ने 9 करोड़ बचा लिए। सरकार को ये सब पता है, सरकार मुस्कुराती है कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे गधा बनाया, हमने तुम्हें बनाया। 9 करोड़ ना देना पड़े इस चक्कर में तुमने 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, इसी को पूंजी निर्माण कहते हैं। तुमने 2 फैक्ट्रियां लगा दी, इन दोनों फैक्ट्री में तुम वहाँ काम करोगे, किसी को किराया दोगे, कईयों को नौकरी दोगे, उद्यम बढ़ेगा और प्रॉफिट कमाओगे। कब तक फैक्ट्रियाँ खोलोगे? 1 साल खोल लो, 2 साल खोल लो, 4 साल खोल लो, 10 साल खोल लो, 50 फैक्ट्री कर लो, 100 फैक्ट्री कर लो। जब 100 फैक्ट्री कर लोगे और जब प्रॉफिट तुम्हारा 5,000 करोड़ का आएगा, तब क्या करोगे? एक ही बार में 1500 करोड़ लेंगे, चिंता ना करो, लो मजे हमारे तुम, हम भी लेंगे टाइम आने पे। सरकार कुछ नहीं कहती, ये ठीक है, आराम से करो। और अगर 9 करोड़ का प्रॉफिट है, 30 का प्रॉफिट है, 9 करोड़ लगा इनकम टैक्स, अब 21 करोड़ कंपनी की बुक्स में प्रॉफिट है। ये वो प्रॉफिट है जिस पे इनकम टैक्स दिया जा चुका है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया जा चुका है। अब कंपनी के मान लीजिए 3 मालिक हैं और तीनों का बराबर शेयर है, 7-7-7 हो गया। और कलाकारी सरकार ने कर रखी है, अगर कंपनी के अकाउंट से इनके अकाउंट में 7-7 करोड़ गया तो ये इनकी इनकम है, इनका इनकम टैक्स फिर लगेगा इसके ऊपर, और इनकम टैक्स इन लोगों को कितना लगेगा, फिर वही 30% के ऊपर, बल्कि 40% के आसपास पड़ेगा, क्योंकि सरचार्ज भी लग जाएगा। अब यदि कंपनी के मालिक को कंपनी का प्रॉफिट अपने अकाउंट में ले जाना है तो 7 करोड़ पर कम से कम 2 करोड़ रुपए टैक्स देंगे, 2-2-2 6 करोड़ ही जाएगा। सरकार तो मौज करती है, तुमने मेहनत की, कितना कमाया, 30 करोड़, तो एक काम करो, 30 में से 9 कॉर्पोरेट टैक्स के नाम पे दे दो, 6 इनकम टैक्स के नाम पे दे देना, 15 हमारे, 15 तुम्हारे। ये आदमी कह रहा तुम भी यार, हम तो दिन भर काम कर रहे थे दिन रात काम कर रहे थे, खतरा सारा हमने लिया, लॉस होता तो बांटते, बोले वो क्यों बांटेंगे हम, लॉस तुम्हारा, प्रॉफिट हुआ तो हमारा भी है, उसमें हम बंटवारा करेंगे। और ये 50 नहीं लिया, 30 में नहीं है, 100 करोड़ के रेवेन्यू में 30 कमाया था, 100 के रेवेन्यू पे 18% जीएसटी पहले ही चला गया है, 18 करोड़ वो भी है। सबसे बड़ा उद्यमी है सरकार, कुछ नहीं करना है, बस एक टैक्स का एक्ट पास कर देना है और आईआरएस चुन चुन के छोड़ देने हैं पीछे कि चलो 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 वसूली करो, चलो चलो चलो।
IRS को टारगेट मिलता है, पता ना आपको? जब आप IRS बनेंगे आपको टारगेट मिलेगा एनुअल, और वो टारगेट हर साल आमतौर पे 20-30% बढ़ जाता है अपने आप। और कितना टारगेट होता है आपको अंदाजा है? जब आप डेप्यूटी कमिश्नर होंगे GST में, मान लीजिए डेप्यूटी कमिश्नर का मोटा सा मतलब है कि सर्विस ज्वाइन किए हुए 4 साल हो गए हैं और 9 साल नहीं हुए हैं, उसके बीच का समय। अगर आप बॉम्बे जैसी जगह में पोस्टेड हैं तो आपका टारगेट हो सकता है कि शायद एक साल में टैक्स 3,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना हो एक डेप्यूटी कमिश्नर को। तो वो बेचारे भी धुआं हुए रहते हैं हर समय। कितना हो गया? 2800 करोड़ हुआ है, 200 करोड़ चाहिए, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अब लगता है 4 दिन बचे हैं, तो फिर किसी बड़े को ढूंढो, तो बड़ा ढूंढो, पकड़ लिया उसको कि देख भाई ऐसा है, 200 करोड़ टैक्स जमा कर दे। करे इनकम ही नहीं, अगले साल कम कर दियो यार, तू अभी कर दे बस, अगले साल ध्यान रखेंगे। सर फिर चिंता मत करो यार, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर सब बैठे, चिंता मत करो, अगले साल नहीं बोलेंगे, अभी कर दो, टारगेट पूरा नहीं हो रहा हमारा, कर दो कर दो। फिर वो कर देता है, टारगेट पूरा। और 3,000 करती है, अगले साल कितना हो गया? 3,900 करोड़ रुपए टारगेट। उसको तो माफ कर दिया, अब बाकी सबको ढूंढ रहे हैं। ये बचा था पिछली बार, इसको टांगो। और करते करते तो सरकार को ये करने की एक्ट पास करना है, फिर रेवेन्यू ऑफिशियल तैयार करने हैं और उन सबको बोलने टारगेट ये है, लेके आओ। तो फिर वो ले ही आते हैं, उनको भी तो प्रमोट होना है, सिस्टम वैसे काम करता है। पूरा ना हो तो नोट कर लेते हैं। और जिसका नाम नोट होके चला गया उधर दिल्ली में वित्त मंत्रालय में, फिर इसकी ट्रांसफर ऐसी ऐसी जगह होती है, 3,000 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाए तो तुम जाओ लक्षद्वीप में, वहां तुम्हारा टारगेट 3 करोड़ का है अगले साल, जाओ वहीं टापू पे रहो, मछलियों के साथ तैरो और 3 करोड़ इकट्ठा कर दो। आपको क्या लगता है कि IAS बन के मौज होगी जिंदगी में? हर साल एग्जाम होता है 31 मार्च को, हर साल पास होना है, और कट ऑफ हर साल बढ़ती रहती है। CSET है जिंदगी भर का, वो मजाक नहीं है। हर सिविल सर्विस बहुत टफ होती है, पर मजा भी तो है ना, पावर भी तो होती है। आपके पास पावर इतनी है कि आप जुम्मा जुम्मा 7-8 साल नौकरी को हुए और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके कंट्रोल में है। आप एयरपोर्ट में घुसते हैं, 50 लोग सलाम सब 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 सब, आपको लगता है कि मुझे ही कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं जी। एग्जाम नहीं होता मेरा मतलब, नहीं नहीं एग्जाम नहीं होता। अरे आपने गलत समझ लिया, हर साल टारगेट पूरा करना होता है, मैंने उसको मजाक में कहा एग्जाम होता है। हाँ, अरे मैंने असल में क्या, मैं उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहा था। मैं इनको कह रहा था कि आप एग्जाम पास कर लेंगे इसका मतलब जिंदगी शांत नहीं है, हर साल एग्जाम पास करना है। एग्जाम का मतलब हर साल टारगेट पूरा करना है। और CSET इसलिए का कि बहुत मुश्किल एग्जाम है CSEट। अब चिंता ना करें, कई लोग परेशान हो गए CSEट हर साल पास, नहीं नहीं भाई नहीं, वो एक ही बार करना है, बस यहाँ करना है। उसके बाद तो रियल एग्जाम पास करने, टारगेट सारे पास करने हैं, ये सब नहीं करना उसके बाद। अभी छोड़ दें सब, ट्रांसफर के लिए आप निवेदन कर सकते हैं। IRS वगैरह में ट्रांसफर के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, 3 ऑप्शन आपसे पूछते हैं, आप 3 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक आपको दे देते हैं। जनरली ऐसे होता है। और ज़िंदगी में एक आध बार बॉम्बे दिल्ली जैसा बड़ा शहर मिल जाता है, शुरू में छोटे शहर मिलते हैं, तो एक सिस्टम काम करता है पूरा। और कोशिश करते हैं कि आपकी प्रेफरेंस का भी ध्यान रखें जहाँ आप जाना चाहते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र के आसपास मिल जाएगा, जहाँ के आप हैं उसके आसपास मिल जाएगा, जनरली ऐसा होता है। पर ज़िंदगी में 5-6 साल मान के चलना है कि घर से बहुत दूर पटकेंगे पटकेंगे। आप हरियाणा के हैं, तमिलनाडु 3 साल पटक देंगे, 3 साल मणिपुर पटक देंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन बाकी ज़िंदगी आप अपने घर के आसपास या बड़े शहरों में रह पाएंगे। हर सर्विस में ऐसा मैनेज हो जाता है। तीसरी शर्त कि नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, अगर कंपनी का 5 करोड़ रुपए है, ये तीनों अथवा हैं और नहीं है,
और हैं और नहीं है। आप समझ पा रहे? और में क्या अंतर है, समझ रहे ना? अथवा इन तीनों में से कोई एक भी हो गया तो उस कंपनी पर CSR लागू हो गया। और CSR का नियम यह है कि उस कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% राशि CSR में खर्च करनी होगी। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू का मतलब राजस्व, अगर किसी कंपनी का वार्षिक राजस्व 1000 करोड़ का है, या उसकी नेट वर्थ 500 करोड़ की है, या उसका शुद्ध लाभ 5 करोड़ का है, तो वो कंपनी CSR के बंधन में आ जाती है और उसे शुद्ध लाभ का 2% खर्च करना पड़ता है। और ये निकालते कैसे हैं? पिछले 3 साल का जो लाभ है, पिछले 3 साल का लाभ, उसका औसत निकालते हैं और उसका 2% CSR में खर्च करना होता है। तो जिस साल भी व्यक्ति एलिजिबल हो गया, कंपनी एलिजिबल हो गई, उस साल के प्रॉफिट का 2% नहीं, उस साल का प्रॉफिट और उससे 2 साल पहले का प्रॉफिट, तीनों की एवरेज निकाल लेंगे। उस एवरेज अमाउंट का 2% जो अमाउंट बनेगा उस वो आपको खर्च करना है CSR में। अब सवाल है CSR में खर्च कैसे होता है? तो सरकार ने एक डॉक्यूमेंट निकाल रखा है CSR एक्टिविटीज के नाम से। तो CSR के तहत कोई कंपनी कहाँ कहाँ खर्च कर सकती है, इसकी एक लिस्ट है पूरी की पूरी। इस लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, करीब 11-12 कॉलम्स हैं, उन सब में बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे एक हो सकता है कि आप PM केयर्स में पैसा दे दें, तो प्रधानमंत्री के जो अपना फंड होता है सामाजिक कार्यों वाला, उसमें खर्च कर सकते हैं। एजुकेशन में देना हो तो बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, जैसे IIT वगैरह का नाम है। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ का नाम, जिन इंस्टीट्यूशंस का नाम उस लिस्ट में है, आप सीधे उनको भी दे सकते हैं। आजकल आप सुनेंगे कि कई लोग ऐसी खबर सुनते होंगे कि IIT के इस एलुमनाई ने अपने संस्थान IIT को 10 करोड़ रुपए का चंदा दिया। आमतौर पर वो CSR होता है कि उसकी कंपनी का प्रॉफिट था, 10 करोड़ रुपए उसको खर्च करना था, तो उस लिस्ट में उसने देखा उसका इंस्टीट्यूशन भी है, उसने उस इंस्टीट्यूशन को ही दे दिया। तो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कर सकते हैं। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी कर सकते हैं, उनकी भी लिस्ट दे रखी है। इसी तरह से आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं, उनके वेलफेयर के लिए या उनके शहीदों के वेलफेयर के लिए, परिवारों के लिए, तो उनकी वेलफेयर के लिए भी ऑप्शंस होते हैं। और आजकल क्या होता है कि इन हर मिनिस्ट्री में, हर डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति काम करता है DIG के रैंक पर जनरली, जो वेलफेयर देखता है। जैसे दिल्ली पुलिस में एक व्यक्ति है DCP वेलफेयर, CRPF में एक व्यक्ति है DIG वेलफेयर। इस व्यक्ति का काम क्या है? सरकार से, निजी कंपनियों से और निजी लोगों से, और जितने भी लोग CSR के तहत काम करना चाहते हैं उनके साथ मिलकर उनको हेल्प करना और उनके CSR के फंड को अपने एस्टेब्लिशमेंट के उन क्षेत्रों में खर्च करवाना जहां उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। हेल्थ सेक्टर है, इसमें हेल्थ पर काम कर सकते हैं। कोई अनाथालय है, वृद्धों के लिए कोई सेंटर है, तो कोई अनाथालय हो गया, वृद्धों का केंद्र हो गया, उन सबको कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस उसमें दिए हुए हैं, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे उसमें खर्च करें। खर्च करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि कई कंपनियां उस लिस्ट को देख के खुद कोशिश करके खर्च करते हैं, स्वयं खर्च करना।
लिस्ट देखी, थोड़ी मेहनत की, मेहनत करके तय किया कि हम ये वाला काम करेंगे, उस काम में खुद इन्वॉल्व होके अपने कुछ लोगों को कहना कि ये वाला काम करो और वहाँ खर्च करो। उसके सारे बिल इकट्ठे होते रहने चाहिए ताकि बाद में जब ऑडिट हो तो अब दिखा सकें कि यही हमने किया था। पर कई कंपनियां क्या है, उनके पास टाइम नहीं होता, बेचारे उद्यमी हैं, मेहनत कर रहे हैं, समय है ही नहीं उनके पास। तो दूसरा तरीका है कि किसी एनजीओ को या किसी ट्रस्ट को डोनेट करना। और वो ट्रस्ट और एनजीओ कौन सा है? जिसके पास ये सर्टिफिकेट है कि वो सीएसआर का पैसा किसी से ले सकते हैं, उनके बिहाफ पे खर्च कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में एक होता है सेक्शन 80G। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80G के तहत जिन एनजीओस के पास सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन है, उनको ये हक है कि वो किसी से भी चंदा ले सकते हैं और फिर उस चंदे को खर्च करना होता समाज के कार्य में। तो यदि आप खुद ये काम नहीं कर पा रहे तो ठीक है, आप किसी एनजीओ को, जो रजिस्टर्ड एनजीओ है, सेक्शन 80G के तहत उसके पास ये अधिकार है, उसको अपने फंड दिया और आपने सरकार को बता दिया कि मैंने इस एनजीओ को इतना चेक पे किया है, ये मेरा सीएसआर कंट्रीब्यूशन हो गया, अब आगे हेडेक उनका है। लेकिन इतनी जिम्मेदारी उसके बाद भी है कि आप उस एनजीओ से रिपोर्ट लेंगे कि उसने आपका पैसा कहाँ का खर्च किया, कैसे खर्च किया, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। जनरली लोग क्या करते हैं, किसी एनजीओ को फंडिंग देते हैं, एनजीओ अपने हिसाब से खर्च करती हैं। यूपीएससी ने पूछा कि क्या सीएसआर की व्यवस्था ठीक चल रही है या उसमें कुछ समस्याएं हैं। जी, कौन है? हाँ, निश्चित अवधि होती है उसके लिए। हाँ, अगले फाइनेंशियल ईयर में खर्च करना होता है उसको। मतलब अगर खुद खर्च करना है तो एक अवधि है, किसी को देना है तो उसकी दूसरी अवधि बता रखी है। तो वो पैसा अगर आपने खर्च नहीं भी किया है तो आपको एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें वो पैसा चला जाएगा। आपकी कंपनी के अकाउंट से निकालना ज़रूरी है उस पैसे को। और यदि आपने तय मियाद में खर्च नहीं किया या डोनेट नहीं किया तो अगले साल वो राशि प्लस पेनल्टी की राशि आपको देनी पड़ेगी। तो या तो समाज को दे दो 100 रुपये, या अगले साल 100 समाज को, 10 सरकार को अलग से दे देना। सरकार लेने को हमेशा तैयार बैठी है कि तुम वजह दो, हम ले लेंगे तुम्हारे पैसे। आपका प्रश्न का उत्तर हुआ है? कुछ और प्रश्न आपका हो गया? बैठिए। तो इसमें स्थिति क्या है और समस्याएं क्या क्या हैं? स्थिति ये है कि कुछ कंपनियां बहुत ईमानदारी से काम करती हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और ऐसी कई कंपनियों का नाम आप जानते ही हैं, जैसे टाटा। टाटा कंपनियों का जो सोशल वाला हिस्सा है बहुत बड़े स्तर पे काम करता है। ऐसे ही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, आपने सुना ही होगा। ऐसे ही इन्फोसिस का नाम भी इस मामले में लिया जाता है कि वो लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं। जो शिव नाडर, शिव नाडर कौन है? HCL वाले, उनकी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे कई फाउंडेशन हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। एक तरीका ये भी होता है कि कंपनी जैसे आपकी है, कंपनी खूब प्रॉफिट कमा रही है। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसका प्रॉफिट है 20,000 करोड़ रुपए का एक साल का। अब 20,000 करोड़ रुपए का मतलब है कि उस कंपनी को उसका 2%, तो 40 करोड़ रुपए, बल्कि 400 करोड़ रुपए उसको खर्च करना है CSR में। अब एक तरीके की एनजीओ को दिया, PM केयर्स को दिया। एक तरीका क्या है कि कंपनियां खुद कुछ एक्टिविटी शुरू कर देती हैं, एक और कंपनियां बनाती हैं, और जिस कंपनी के अंत में फाउंडेशन लगा होता है, आमतौर पर इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ये नियम नहीं है फाउंडेशन लगा हुआ तो हमेशा ऐसा होगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है। फाउंडेशन का मतलब कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत बनने वाली कंपनी।
इसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसका मतलब क्या है? आप कंपनीज एक्ट में एक कंपनी बना सकते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, जैसे बनानी बना लीजिए, बस वो नॉट फॉर प्रॉफिट होगी। और नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि इसमें जो निवेशक है निवेश करेंगे, ये प्रॉफिट कमा सकती है, दिक्कत नहीं है, बस प्रॉफिट प्रमोटर्स के अकाउंट में जा नहीं सकता। एग्जाम्पल नहीं, इसमें घपला नहीं होता। आपने जो ऐसे हाथ घुमाया ऐसे नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई करने पे आ ही जाए तो भारत आपको पता है जुगाड़ प्रधान देश है, लेकिन कोई करना चाहे तो कैसे करेगा? एग्जाम्पल देखिए, शिव नाडर की कंपनी बहुत प्रॉफिट में है। मैं अनुमान से कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी उन्होंने इस बेस पे बनाई होगी। एक फाउंडेशन बनाई, अपना CSR का पैसा फाउंडेशन को दे दिया, पहले फाउंडेशन को ATG के तहत सर्टिफाई करवा लिया। तो एक कंपनी है, शिव नाडर की ही कंपनी मान लीजिए है, उनकी कंपनी बनी सेक्शन 8 के तहत, नो प्रॉफिट कंपनी है। NGO, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी, ये 3 ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिनकी मदद से आप सामाजिक कार्य कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। एक बार सुन लीजिए पहले, फिर पूछ लीजिएगा, है ना? ये 3 तरीके हैं। अब ये फाउंडेशन बनाई सेक्शन 8 कंपनी, ATG में रजिस्ट्रेशन हुआ, CSR का फंड इसको दिया। अब इस फाउंडेशन ने शुरू कर दी शिव नाडर यूनिवर्सिटी, क्योंकि एजुकेशन पे काम करना, यूनिवर्सिटी पे काम करना, ये आपके CSR एक्टिविटी में आ सकता है। अब शिव नाडर यूनिवर्सिटी चल रही है फाउंडेशन के पैसे से, ठीक? ये मैं अनुमान से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से ऐसा किया होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे होता है। अब यूनिवर्सिटी अगर बनी है तो इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बहुत सारी लैंड खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग्स बनेंगी। यूनिवर्सिटी को शुरू करने का, ठीक अच्छी यूनिवर्सिटी को शुरू करने का मतलब भारत में आजकल होता है लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कुछ सालों में, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करनी पड़ती है, तब जाके एक कायदे की यूनिवर्सिटी बन पाती है। क्योंकि टीचर्स आपको दुनिया भर के शानदार लोग चाहिए, उनका बहुत ज़्यादा वेतन है, वो सब करना है, तो ये आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता है। और वो भी तब जबकि सरकार थोड़ा ज़मीन में आपको हेल्प कर दे। सरकार अगर हेल्प ना करे तो और मामला मुश्किल हो जाता है। अब ये जो 500 करोड़ का निवेश हुआ, 1000 का हुआ, 2000 करोड़ का निवेश हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ फ्री में हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी में क्या होगा? एडमिशन्स होंगे, एडमिशन होगी तो फी भी आएगी, सब कुछ होगा। फीस भी अच्छी खासी हो सकती है वहाँ पर। ये सारी फीस इकट्ठी हो रही है और निवेश हो रहा है, लाइब्रेरी बन रही है, स्टेडियम बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, पैसा आता जा रहा है, खर्च होता जा रहा है, आता जा रहा है, खर्च होता जा रहा है। किसी साल हो सकता है कि कुल रेवेन्यू इनके पास 1000 करोड़ रुपए का आ जाए यूनिवर्सिटी में, खर्चा हुआ 970 करोड़ रुपए का, बच गया कितना? 30 करोड़। पर ये 30 करोड़ प्रॉफिट नहीं है, ये रिजर्व है। ना तो इस 30 करोड़ पे आपको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं, ना इसको इस कंपनी के मालिक अपने अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं। ये कंपनी का रिजर्व है। और इसलिए इस फाउंडेशन को GST भी पे नहीं करना होता, जो एजुकेशन की एक्टिविटी है उसमें नहीं करना होता। सरकार केवल ये चाह रही है कि तुम यूनिवर्सिटी बनाओ, हम परेशान नहीं कर रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनने से अपने आप हज़ारों बच्चे पढ़ पा रहे हैं, हमारा काम अच्छा हो रहा है, हम क्यों परेशान करेंगे आपको? ये 30 बचा है, अगले साल यही निवेश करना है, अगले साल फिर 1000 करोड़ आ गया, या मान लीजिए 1500 करोड़ की फीस आ गई। अब ये पूरा 1500 करोड़ यूनिवर्सिटी में फिर से निवेश कर दो और एक विश्व के स्तर की यूनिवर्सिटी बनती जाएगी ऐसे ही। और दुनिया भर के सारे अच्छे विश्वविद्यालय जो निजी विश्वविद्यालय हैं इसी मॉडल पे काम करते हैं, प्रॉफिट नहीं है। जो टटपुंजिया टाइप के लोग होते हैं ना, टटपुंजिया लोग हर जगह मिल जाते हैं, वो क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे, उसमें खेल शुरू कर देंगे। और खेल 50 तरीके से हो सकता है कि सीट है किसी एडमिशन में, फीस है उसकी 8000 रुपये, अलग से ले ली 50,000 रुपये कैश में, तो वहाँ 2-4 लोग इसी काम के लिए बैठे हैं, काला चश्मा पहन के, वो लेंगे 40,000 कैश में लेंगे, वो सब पैसे इकट्ठा करते रहेंगे, उससे अपना काम करेंगे। वो घपला अलग चीज़ है।
पर जो स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ वो सब घपला नहीं होता कि थोड़ा कैश करो, थोड़ा ये करो, वो सब नहीं होता है। और क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना ली अपनी, अब एक काम देना है किसी को कि भाई एक बिल्डिंग बनानी है बड़ी सी। बिल्डिंग का खर्चा कंपनी ने बताया कि सर 8 करोड़ का है। इन्होंने कहा आप एक काम करो, कोटेशन दो 25 करोड़ की। 25 करोड़ की कोटेशन आई, 25 करोड़ पे किया चेक से, 8 असली खर्चा है, बाकी 17 में से 15 कैश में ले लिया, 2 आपका हो गया। ये सब घपला कोई करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा घपला बहुत लोग करते हैं। लेकिन जो बड़े CSR कॉरपोरेशंस हैं उनके बारे में छवि है कि वो इन टटपूंजी हरकतों में नहीं उतरते हैं, वो समाज का काम समाज वाले भाव से ही करते हैं और वही उसका पर्पस होना भी चाहिए। क्या मैं आपको मोटा मोटा ये समझा पाया कि कुछ कंपनियां कैसे फाउंडेशंस बनाती हैं, उसके थ्रू कैसे सामाजिक कार्य कर सकती हैं? आ रहा है समझ में? लेकिन कुछ कंपनियां ईमानदार कार्य करती हैं उसके बाद, लेकिन सच ये है कि बड़े पैमाने पर अभी भी धांधली, बड़े पैमाने पर धांधली या निष्क्रियता दिखाई पड़ती है। निष्क्रियता का मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको CSR में खर्च करना है, ध्यान ही नहीं दे रहे, उनका CA भी उनको नहीं बता रहा, तो अभी उतना अवेयरनेस नहीं है। एक तो ये है, तो एक तो कहिए अवेयरनेस की कमी अभी भी दिखाई पड़ती है। और कई चार्टर्ड अकाउंटेंट इसी में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से उन 3 पैरामीटर में फंसना नहीं है। टर्नओवर अगर 1000 से ज़्यादा और थोड़ा सा रोक लिया, अगले साल कर लेंगे। नेटवर्थ अगले साल दिखा देंगे, इस पर कम दिखाएंगे। प्रॉफिट 5 से ऊपर जाएगा तो भी 4 करोड़ 99 लाख के दिखाएंगे, ताकि उस चक्कर में फंसना ना पड़े। ये सब चलता है, तभी निष्क्रियता है। धांधली कैसे होती है? धांधली बड़े पैमाने पे होती है कई NGOs की मदद से। NGOs, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनीज जो हैं, यानी वो संस्थाएं जो सामाजिक कार्य के लिए बनती हैं, उनमें से कुछ संस्थाएं गलत काम करती हैं। गलत काम कैसे करती हैं? इनका एक बड़ा काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है मनी को लॉन्ड्री में भेजना धोने के लिए। सच में वही है। लॉन्ड्री में जब कुछ भेजते हैं तो साफ होके आता है, तो काला पैसा लॉन्ड्री में भेजा, सफेद होके आ गया। तो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। कई लोगों ने ब्लैक मनी कमा रखी है बहुत ज्यादा। मोदी जी बार बार नोट चेंज करते हैं उन्हीं को फंसाने के लिए, कि 2-2 हज़ार की नोटों की बोरियां लेके कुछ लोग बड़े आराम से सो रहे थे उनके ऊपर बिछा बिछा के, आहा बड़ा मजा आता है। और सुबह पता लगा सिर्फ कागज है वो, तो नोट नहीं है, सिर्फ कागज रह गए। सुबह रात को नोट थे, क्योंकि रात को मोदी जी को मन हुआ, उन्होंने घोषणा कर दी, तो उसके बाद वो कागज हो गए। तो मोदी जी बार बार कोशिश करते हैं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है ना, जो जिनके पास बड़ी करेंसी है, और करेंसी किसी के पास ज्यादा अगर घर में है तो इसका मतलब ब्लैक मनी है। जो व्हाइट मनी वाला आदमी घर में पैसे रख नहीं सकता, उसके अकाउंट में पैसे रहते हैं बैंक में। अगर घर में है बोरी भर भर के, इसका मतलब मनी ब्लैक है। और ब्लैक मनी देखने में ब्लैक नहीं होती है, ब्लैक मनी देखने में गुलाबी ही होती है। जैसे गुलाबी बाकी नोट है, वैसे वही ब्लैक होती। तो ब्लैक मनी सिंबॉलिकली ब्लैक होती है, उसमें काला निशान नहीं होता कहीं, केवल टैक्स पेमेंट नहीं है, इस सेंस से ब्लैक कहते हैं। तो ब्लैक मनी कईयों के पास है, वो चाहते हैं कि वाइट हो जाए। ब्लैक मनी को वाइट करने का सिंपल मतलब समझते क्या होता है? उस पर टैक्स पे कर दो, वाइट हो गई। कितना सिंपल है। टैक्स कितना? सिर्फ 60%। बस आपको दिखाना है कि आप जो काम करते हैं वहां पर आपके पास रेवेन्यू ज्यादा आ गया, ब्लैक मनी वहां दिखा दो। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ है और वो चाहता है कि मैं टेंशन नहीं चाहता जिंदगी में, शांति चाहता हूँ।
कुछ नहीं करना है, उसका रेस्टोरेंट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसमें दिखा दे कि ज़्यादा ग्राहक आए, इतने पैसे ज़्यादा आए, 1 करोड़ ज़्यादा आया, बस उस पर जीएसटी पे करना है 18%। तो 1 करोड़ में 18%, मोटा मोटा मतलब 15 करोड़ के आसपास मान लीजिए, क्योंकि 1 करोड़ पे नहीं है, जीएसटी प्लस एक्स अमाउंट मिलके 1 करोड़ बनेगा, तो वो 85 लाख के आसपास, 15 लाख के आसपास बनेगा। 15 लाख का जीएसटी पे कर दिया आपने, बाकी बचा 85। अब 85 आपकी कंपनी में आया है राजस्व, खर्चे वर्चे आपने जो किए किए, उसके बाद जो बचा वो प्रॉफिट है। और मान लीजिए क्योंकि तो एक्स्ट्रा पैसा था, 85 लाख बच गया। अब 85 लाख आपका प्रॉफिट है, अगर आपकी कंपनी है तो पहले इस पर कॉर्पोरेट टैक्स जाएगा 30% के आसपास, बस 24 करोड़ वो दे दीजिए। तो 24-25 गया, 60 रह गया। अब अगर उस 60 को अपनी कंपनी से अपने घर में लेके आना है, 30 और देना है इसके ऊपर, 30 से 40 के बीच में, 24 ये चला गया, बाकी बचा 36 करोड़ रुपए। तो 36 लाख रुपए, अगर 1 करोड़ रुपए ब्लैक मनी को वाइट करने में आपको करीब 65 लाख रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे, अगर कंपनी के थ्रू जाते हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, फर्म है, तो एक बच जाएगा। तो आप मान लीजिए कि 100 का 40 देना पड़ेगा, 60 आपको मिल जाएगा, और कंपनी के थ्रू 60 देना पड़ेगा, 40 मिलेगा। लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत नुकसान हो गया, मेहनत सिर्फ मैंने की थी, सरकार कैसे लेगी इतना पैसा। वो ढूंढते हैं दूसरे रास्ते कि मेरा ब्लैक मनी वाइट हो जाए और इतना खर्चा ना हो। तो ये कैसे होता है? इसके लिए भगवान ने बनाया है एनजीओ को। बहुत सही चीज़ है एनजीओ। 10% एनजीओ बहुत ईमानदारी से काम करती है मेरे अनुमान से, बाकी एनजीओ क्या खेल खेलती है मैं आपको 1-2 एग्जांपल देकर समझाता हूँ, क्योंकि आप आईएएस बनेंगे तो आपको सब झेलना पड़ेगा, इन सब से डील करना है आपको, इन सबको ठीक करना है आपको। एनजीओ करने पे आएगी तो क्या करेगी? एक एक्स नाम की एनजीओ है, मान लीजिए कि वो बच्चों के लिए काम करती है, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए काम करती है। तो एक्स नाम की संस्था गरीब बच्चों के लिए काम करती है, और लोग कहते हैं वाह कितनी महान संस्था है, सबके लिए काम करती है। इसने सीएसआर में मान लीजिए इसके पास 4-5 कंपनियों ने इसको पैसा दिया, ए ने दिया, बी ने दिया, सी ने दिया, डी ने दिया, 1-1 करोड़ के आसपास दिया, इसके पास खूब पैसे आ गए। तो 4 करोड़ रुपए मान लीजिए इसके पास चेक से अमाउंट आ गया सीएसआर का, और इन्होंने कहा कि देखो ऐसा समाज सेवा करने का शौक नहीं है, सरकार ने परेशान कर रखा है, वापस कितना दोगे ब्लैक में? तो बोले सर आप 1 करोड़ दीजिए, हम ऐसा करेंगे इसके बदले 50 लाख कैश में वापस कर देंगे आपको। चलो चलो ठीक है, हम सीएसआर का आपको 1 करोड़ देंगे, आप कैश में 50 लाख वापस कर देना, तो हमारे दिल पे दर्द कम होगा, वरना दर्द ज़्यादा हो रहा है हमें। इधर 4 लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं कि जी हमारे पास कैश बहुत सारा पैसा है, इसको क्या कर लें, EFGH मान लीजिए, कैश बहुत ज़्यादा एक 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 दे दिया इन लोगों ने, और ये कह रहे कि सरकार को देंगे तो हमारे हाथ में आएगा 40 या 60, आप ऐसा करो 75 दे दो उनको चेक से, तो ये इनको चेक से 75 देंगे। ठीक, अब चेक से देने के लिए कुछ आधार भी चाहिए, तो ये अपनी एक नकली कंपनी बनाएंगे, उस कंपनी को एनजीओ ऑर्डर देगी, बच्चों का खाना बनाने का ऑर्डर एक कंपनी को दिया, बच्चों की ड्रेस बनाने का ऑर्डर एक कंपनी को दिया, ड्रेस बनवाई 100, ऑर्डर दिया 10,000 का, 10,000 का ऑर्डर दिया, उसके बदले पेमेंट हुई चेक से और कैश में वापस कर लिया। अब सवाल है कि दिखाएंगे कैसे अकाउंट में, उसका तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले गलती से मैंने एक जगह देख लिया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा खेल होता है, एक जगह, बल्कि एक वीडियो किसी ने भेजा कि कैसे खेल चल रहा है। अब इन सब की जिम्मेदारी है कि इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है कि हमने इन बच्चों पे खर्च किया, ऐसे ऐसे खर्च हुआ। एनजीओ को भी इन सबको बताना है कैसे कैसे खर्च हुआ। तो एनजीओ क्या करेगी, 1,000 बच्चों को बुलाएगी कि आज 1,000 बच्चों को भोजन करवाया जाएगा, और भोजन के साथ उनको दिल्ली घुमाएंगे, उनको किताबें देंगे बहुत सारी, उनको सोने के लिए कंबल देंगे, आदि आदि आदि। जो कंबल 100 रुपए का है उसका बिल बनेगा 800 रुपए का, बिल बन जाएंगे बहुत सारे। 1,000 बच्चे हैं, कंबल आएंगे 100, किताबें आ गई 100, और वो भी इस गारंटी के साथ कि वापस की जा सकती हैं। अब चलेगा कार्यक्रम, 4 बड़े बड़े बैनर बनेंगे, एक पे लिखा होगा ए कंपनी के सौजन्य से, एक पे बी के सौजन्य से, सी के सौजन्य से, डी के सौजन्य से।
बाकी बैनर सेम रहेगा। अब बच्चे खाना खा रहे हैं, वीडियो बन रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में बैनर चेंज होता जा रहा है, अलग एंगल से फोटो हो रही है, वीडियो बन रहा है। फिर बच्चों को स्टेज पर बुला किताब देंगे, स्टेज के पीछे वापस ले लेंगे, कंबल देंगे, स्टेज के पीछे ले लेंगे। 1000 बच्चों को कंबल दिया और 250-250 में बैनर चेंज होता गया। बिल बन गया बहुत तगड़ा, सारी रिपोर्ट्स बन गई। इस कंपनी के पास बहुत सारी फोटो हैं कि हमारा बैनर था और बच्चों ने खाना खाया, किताबें दी गई, और इतनी किताबों का बिल, इतने कंबल का बिल, इतने भोजन का बिल इस कंपनी की तरफ से आया था बिल। सांप भी मर गया तो लाठी भी नहीं टूटी। इसको बोलते हैं खेल। ममता जी बोलेंगे खेला हो गया, खेला हो गया, खेला, देश में खेला चल रहा है। ये होता है सोशल सेक्टर में। और इसलिए किसी एनजीओ से बात करते हुए भरोसा तभी करना जब बहुत ठोस आपको जानकारी हो कि वो लोग ठीक काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे निकम्मे लोग हैं, 100 में से 8-10 तो ऐसे जरूर होंगे जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, लेकिन हाँ, बड़े पैमाने पे सब धांधली चलती है। इसी धांधली को आप ये सब परीक्षा में नहीं बनाएंगे, चित्र यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ गया, फोटो खींची, वीडियो बनाया, वो सब समझाएंगे, बताएंगे आपको। परीक्षा में आप केवल लिखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग, और इसको बोलते हैं धन शोधन। एक मिनट रुको, धन शोधन को ब्लैक मनी के लिए क्या बोलते हैं? काला धन। काला धन बन गया सफेद धन। सफेद धन तो नहीं बोलते होंगे, पर व्हाइट मनी तो बोलते हैं, तो बोलो सफेद धन। काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करने के लिए ब्लीच करना पड़ता है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग करनी पड़ती है, धन शोधन करना पड़ता है। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर चलने वाला एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। कभी प्रश्न है तो आपको बताना है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें होती हैं, और इन्हीं एनजीओ के स्तर पर यह भी ध्यान रखना है कि इसी पैसे का उपयोग, जो मैंने कल कहा था ना आपसे, कि कहीं कहीं ऐसा मिलेगा जो फंडिंग है, उस फंडिंग से समाज में आंदोलन, सरकार के खिलाफ आंदोलन, अराजकता, तो कहीं कहीं रिपोर्ट मिलती है कि सरकार विरोधी आंदोलन इत्यादि के लिए भी इस फंडिंग का उपयोग होता है। अगर किसी कंपनी का राजनीतिक दृष्टिकोण हो किसी सरकार के खिलाफ, किसी के पक्ष में, तो कभी कभी सीएसआर फंडिंग का उपयोग सरकार विरोधी या किसी किसी मामले में सरकार समर्थक गतिविधियों में भी होता है, जो उस पार्टी की एक एफिलिएशन है, किसी पार्टी के साथ उस कंपनी का एफिलिएशन है। ये सब इश्यूज हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा। और वेस्टेज ऑफ मनी है, बहुत सारा पैसा बेकार चीज़ों में खर्च होता है, ये भी है। सिंबॉलिक चीज़ें, फूल मालाएं, पता नहीं क्या क्या। अब जैसे पिछले 3-4 दिन में 4-5 बुके आए, मुझे तो ईमानदारी से लगता है कि बुके खरीदना अपने आप में अपराध होना चाहिए। बेचारे फूल सुबह सुबह खिले थे कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तोड़ के ले गए उनको। अरे यार, क्यों फूल की हत्या करनी इस काम के लिए, किसी को खुश करने के लिए? और खुशी के लिए क्यों फूल चाहिए आपको? बातचीत काफ़ी होनी चाहिए। और फिर ये भी एक उद्योग है, कई लोगों का रोजगार टिका हुआ है, क्या करें इसका भी। बहरहाल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ओर से पूरा हो गया। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हमारी जो वेलफेयर फाउंडेशन है वो भी सीएसआर एक्टिविटी है, और वो ईमानदारी से चल रही है। बाकी आप संदेह करने के लिए स्वतंत्र हैं। यूनिवर्सिटी जो मेरी इच्छा है वो फाउंडेशन से नहीं, शायद हम अलग से करेंगे। उसमें एक मॉडल आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज का है, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी का मॉडल है। उसमें क्या है कि कई उद्यमी मिलके अपनी तरफ से एक सोशल फंडिंग करते हैं, उसको मिला के सेक्शन 8 की पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, उससे यूनिवर्सिटी बनाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस देश के 20-30 बड़े उद्यमियों को जोड़ने की। अगर वो जुड़ जाते हैं तो मेरी इच्छा है कि हम सब लोग मिलकर 500 या 1000 करोड़ की राशि इकट्ठा करके एक शानदार विश्वविद्यालय बनाएं। पर ये आसान नहीं है, तो मैं कहता रहा हूँ, पर तुम्हें आसान है नहीं। हो पाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा क्या है, नहीं तो पढ़ाई रहे आराम से। जी क्या? हम वो जो सबसे तीसरे वाला हिस्सा, उसकी वजह से पिछले साल से जद में आ गए हैं। मतलब हमारी फील्ड में रिवेन्यूज वैसे नहीं होते सर्विस सेक्टर में। वो होता है पेट्रोकेमिकल्स में या रिलायंस की रिफाइनरी है, क्योंकि उन सब में क्या होता है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है और सेविंग जीरो के आसपास होती है। तो जो सर्विस सेक्टर के छोटे उद्यमी, जैसे हम लोग छोटे उद्यमी माने सरकार की परिभाषा में छोटे उद्यमी हैं, तो हम जब भी आएंगे उसकी जद में, तो वो नेट प्रॉफिट पे आएंगे, ना कि टर्नओवर या कि जो नेटवर्थ है उस पर आएंगे। उस पर वो कंपनी आती हैं, रिलायंस, जियो और ये सब जो हैं वो सब चीज़ें। अब इतना है ना, राइट टू प्राइवेसी भी चीज़ होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी दोनों देश में है। और जिस दिन क्या चीज़, क्या करना मेरे हाथ में? नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ फिर? आप मेरे बारे में पूछते तो मैं जितना बोलूँगा सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। किसी दूसरे के बारे में मैं झूठ बोलता हूँ, उसका नाम चेंज करता हूँ, कार्डर चेंज करता हूँ, ताकि उसकी प्राइवेसी बची रहे। आप मुझसे मेरे बारे में पूछेंगे, या तो मैं सच बता दूंगा या चुप रहूंगा। तो झूठ क्यों बोलूँ बिना बात के, है ना? और ज़्यादा पूछना ठीक भी नहीं लगता। मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूं जो आपके निजी सवाल हो तो ठीक नहीं लगेगा ना। तो पूछने की भी एक लिमिट हमें बनानी पड़ती है। जी पहले वो, हाँ। नहीं, सरकार कैसे कार्रवाई करे? यानी कि जब सरकार को पता है कि एनजीओ ऐसा करती है, ब्लैक को व्हाइट करती है, सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार सरकार है ना। सरकार तालिबान थोड़ी ना गए गोली मार दी ऐसे करके। सरकार को इन चीज़ों को कंट्रोल भी नियमों के माध्यम से करना पड़ता है, रूल्स के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से। जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट जो है, FCRA 2020 में अमेंडमेंट किया। क्यों किया?
क्योंकि बहुत सारा फॉरेन फंड ऐसा आ रहा था जो अनअकाउंटेड था। अब क्या कर दिया कि एक एसबीआई की एक ब्रांच में सारा पैसा आएगा, ये संसद मार्ग पे जो है ना ब्रांच, उसमें आता है, तो रेगुलेट कर दिया है। इससे क्या है कि सरकार की निगाह है, तो अब फॉरेन से आने वाला कंट्रीब्यूशन उसमें घपला उतना करना आसान नहीं रहा है। ऐसी सरकार कोशिश करती है, धीरे धीरे शायद इसमें भी कुछ होगा, क्योंकि लोग भी तो समझदार है ना, उनके पास भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको पता है क्या दिखाना है। अब सरकार हर फंक्शन जाके देखे कैसे चल रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। तो भाई हर आदमी दिमाग लगाता है ना, केवल सरकार दिमाग थोड़ा ना लगा रही है, सरकार भी दिमाग लगाती है। सरकार ने कहा लॉटरी बंद है हमारे देश में, अभी लॉटरी आप देखेंगे किसी राज्य में भी नहीं चल रही है, पर ड्रीम 11 शुरू हो गया। अब वो रजिस्टर्ड अगर भारत से बाहर हो जाए, अब कैसे रोक लेंगे उसको? ऑनलाइन गेमिंग एक हद तक उसी तरह की लॉटरी जैसी है, पर ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग सरकार के नियंत्रण में नहीं है। तो सरकार ऐसी चीज़ नहीं कि राम राज्य आ गया, राम राज्य लगातार लाना पड़ता है। आप एक नियम बनाएंगे, फिर लूप होल से निकलेंगे, कुछ लोग और खेल खेलेंगे, फिर आप उसको ध्यान रख के नियम बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट है। आपने एक व्यक्ति को बताया कि भाई सोशल वाला मामला देखो, एनजीओ का मामला देखो, किसी आईएएस से कहा, पीसीएस से कहा, पुलिस वालों से कहा, अब पुलिस वाले एनजीओ पे छापा मारने गए, देख लिया गड़बड़ है, एनजीओ का प्रमुख बोला सर ऐसा है, 10 लाख की गड़बड़ है, 2 आप ले लो। वो बोलता है बात तो ठीक ही लग रही है, 2 मुझे ही दे दो। मुख्यमंत्री कह रहे ठीक करो, वो कह रहा मैं ठीक करके आ गया सर, काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे, और काम दीजिए, मुझे बड़ा ठीक लग रहा है। अब सरकार भी क्या करे? सरकार काम भी तो अधिकारियों से करवाएगी ना, अगर अधिकारी खुद ही मिल जाएंगे तो कैसे बात बनेगी? इसलिए सरकार क्यों नहीं कर पाती, इसके हज़ार कारण हैं। कल को आप खुद सरकार बनने वाले हैं, आप समझेंगे कि चीज़ें उतनी आसान नहीं है जितनी बैठ के लगती हैं या क्लास में लगती हैं। रियल लाइफ में चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। पुलिस में करप्शन क्यों है? अब हवाई बातें अपनी जगह हैं। पुलिस के कांस्टेबल को सरकारी काम के लिए दिन भर अपनी बाइक पे घूमना पड़ता है, और उसको उसके बदले जो फ्यूल के लिए अलाउंस मिलता है, वो अलाउंस रियल खर्चे का 10% भी नहीं है। अगर वो दिन भर ना घूमे, काम ना करे, तो काम नहीं होगा। तो एसएचओ क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा है, सारा काम करते रहो, और जो नुकसान हो रहा है भरपाई कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो कांस्टेबल फिर भरपाई करके आ जाता है। किसी ने कंप्लेंट कर दी कि सुरेश ने मुझे छेड़ा है, उसने कहा अच्छा, लेके चले गए, उसको पकड़ लिया, भैया एफआईआर लगेगी, यूपीएससी नहीं दे पाएगा आपको, अब तो करियर खत्म है, पापा का नंबर बता जल्दी से, ऐसे मत करो, जैसे मत करो, पापा को नंबर बता, नहीं पापा का नंबर बता, अभी तो पापा को फ़ोन करेंगे। तो सारा प्रपंच क्यों हो रहा है कि 2000 रुपये लेने उससे, 2000 रुपये लिए, राम राज्य स्थापित हो गया, वो चला गया, और वो कह रहा है हुजूर 1 हफ्ते का पेट्रोल निकला है अभी, 3 हफ्ते का और निकालना पड़ेगा। ऐसे वगैरह ठीक है निकाल ले, कह रहे सर 4 हफ्ते का अगर निकाला तो फ़ायदा क्या हुआ, थोड़ा एक्स्ट्रा भी तो निकालें, फिर वो 8 हफ्ते का निकलने लगता है। तो करप्शन को सैद्धांतिक रूप में समझना अलग बात है, रियल प्रॉब्लम समझेंगे तो सरकारी कई कर्मचारियों की ऐसी स्थितियाँ हैं। बाकी लोग 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, पुलिस वाले 18 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य चौपट हो जाता है पुलिस वालों का, उस पर कोई बात नहीं करता है, बस ये कि करप्शन करते हैं। अब पुलिस फोर्स दो उतनी जितनी होनी चाहिए, जितने लोगों पर एक पुलिस का व्यक्ति होना चाहिए जो मानक है, उसके आसपास भी स्थिति नहीं है, दबाव कितना है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सिविल सर्वेंट बनने वाले तो केवल अखबारों की निगाह से सिर्फ राज्य को गाली देना वो पर्याप्त नहीं है। सरकार के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है, उस पक्ष को भी समझना पड़ता है, तब आप एक होलिस्टिक पिक्चर देख पाएंगे। जी बोलिए भाई, उठ तो जाओ एक बार यार, इतना भी क्या लाट साल हो, थोड़ा उठ के बोल दो। हाँ, एनजीओ बनाने के लिए 1 किलो आटा, आधा किलो चीनी, थोड़ी सौंफ, थोड़ी इलायची, हाथ में लें, गैस पर पानी चढ़ाएं, ऐसे बताऊं? अरे एनजीओ बनाने के लिए एक एक्टिविटी, मतलब एक रूल्स है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एक नाम का एक्ट है 1861 का, उसके तहत जो संस्था बनती है उसको सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी को ही लोग जीवन में एनजीओ कह देते हैं, उसका नाम एनजीओ नहीं, उसका नाम सोसाइटी है। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो संस्था बनती है, उसमें 8 लोग चाहिए होते हैं जो मिलकर संस्था बनाते हैं। ट्रस्ट उससे आसान है, ट्रस्ट के लिए केवल 2 लोग चाहिए होते हैं। एक व्यक्ति वो जो मूल राशि उसमें देता है, उसको बोलते हैं सेटलर, और 2 ट्रस्टी चाहिए होते हैं, और आमतौर पर सेटलर खुद भी ट्रस्टी होता है, एक ट्रस्टी और हो जाता है। तो अगर करना ही हो तो ट्रस्ट बनाना आसान है। ट्रस्ट में सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि एक बुनियादी राशि आप देते हैं जो समाज के कार्य में खर्च होनी है, बाकी ट्रस्ट खुद पैसा कमाएगा, खर्च करेगा, कमाएगा, खर्च करेगा। एनजीओ में 7 या 8 लोग, अगर वो राज्य स्तर का है तो 7, नेशनल है तो 8 मिनिमम चाहिए होते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो यदि आप 7-8 लोग मिलकर काम करना चाह रहे हैं तो सोसाइटी, अपने घर के अंदर ही करना है, 2 लोग मिलकर करना चाह रहे हैं तो ट्रस्ट, और यदि आप चाहते हैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से तो सेक्शन 8 कंपनी। इनमें से कुछ भी बनाना हो, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलिए, या तो वो खुद ही करवा देगा, नहीं तो वो किसी और सीए से मिलवा देगा जो इन कामों का विशेषज्ञ है, और नहीं तो आप नेट पे सर्च करेंगे ना तो रजिस्ट्रेशन के सारे तरीके मिल जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ होता है रजिस्ट्रेशन, जाके करवा लीजिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम होता है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, एनवायरमेंट से जुड़ा काम सीएसआर में आता है, कर सकते हैं। एक एक मिनट में, हाँ, बोलो भाई, इस पर आपके ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, इस पर उठिए उठिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मेंबर्स कौन कौन हैं, ये सब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जान सकते हैं, उनके पास डिटेल्स होती हैं, वहाँ से मिल सकता है।
उन डिटेल्स में CSR पर कितना खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, ये मुझे नहीं पता होता कि नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारी जानकारी वहाँ से मिल जाती है। ठीक है, आप किसी कंपनी को चिट्ठी लिखेंगे कि मुझे बताओ राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो वो बाध्य नहीं है बताने के लिए, बाध्य क्या नहीं हो, भाव भी नहीं देंगे आपको। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जो ऑडिटेड रिपोर्ट्स उनकी हैं, उनके बेस पे वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। अब सारी तो मेरे ख्याल नहीं मिलती है, पर जो जो मिल सकती हैं आप ट्राई करके देखिए क्या मिलता है, पता लग जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, अच्छा हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। अच्छा बैठिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ जो पीछे खड़ी हैं। अच्छा आप भी वही कह रही हैं, ठीक है। मुझे दिक्कत ये होती है कि मैं पूरी बात फिर लिख नहीं पाता, बस वो प्रॉब्लम होती है। चलिए फिर कोशिश करते हैं, अगली बार मैं बोर्ड बड़ा करवाता हूँ उससे, पर इसमें बड़ा साइज मिलता नहीं, वरना पूरा साइज होता ना मजा आ जाता। बढ़िया, आगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुआ। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 में केवल एक छोटा सा मासूम सा टॉपिक बचा हुआ है, जो पाठ्यक्रम में लिखा नहीं है पर पूछा गया है, उसे बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे ना कि हम CSR की दुनिया को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, उपाय अगर आपको एक दो बताने हो, तो आप कह सकते हैं कि इसके कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जैसे एक उपाय ये है कि जितनी भी NGOs हैं या ट्रस्ट हैं या सेक्शन 8 कंपनीज हैं, इनके एक्रेडिशन का तरीका होना चाहिए। एक्रेडिशन को जैसे भी यूनिवर्सिटीज का हुआ है NAAC होता है, नाक बोलते हैं उसको ना। एक्रेडिशन के लिए हिंदी में क्या सटीक शब्द हो सकता है, कुछ है विकल्प आपके पास? तो नेट पर सर्च कर लेते हैं। आप लोग तो खैर नहीं कर पाएंगे कल तक भी, नहीं कर लेता हूँ। आप लोगों से उम्मीद करना व्यर्थ है एकदम इस मामले में, है ना। एक्रेडिशन, एक्रेडिशन के लिए मान्यता, हाँ उतना अच्छा भी नहीं है मान्यता, पर ठीक है तब भी मान्यता की व्यवस्था। इसका मतलब आपने सुना है क्राइसिल की रेटिंग आती है AA, मूडी मूडी की रेटिंग जैसे आती है। ये कुछ संस्थाएं हैं इंडिपेंडेंट, जो कंपनियों की रेटिंग करती हैं, देशों की इकोनॉमी की रेटिंग करती हैं, और इनके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। एक इंडिपेंडेंट ऑडिट मैकेनिज्म होता है, इससे पता लगता रहता है कि कौन सी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। ये जो हिंडनबर्ग का मामला था, ये भी कुछ कुछ वैसे ही था कि इंडिपेंडेंट ऑडिट किसी ने करके क्वेश्चन खड़े कर दिए। होना ये चाहिए कि NGOs के क्षेत्र में एक्रेडिशन की एक पूरी व्यवस्था लाई जाए, और 2-3 बड़ी ऑडिट फर्म्स के साथ सरकार संवाद करे, और वो ऑडिट फर्म्स जितने भी NGOs हैं उनका ऑडिट करके उनको रेटिंग दे। और यदि ऑडिट के बाद रेटिंग मिल गई, तो सरकार ऐसे नियम बना सकती है कि आप जब भी CSR का फंड देंगे, केवल उस NGO को जिसकी रेटिंग इस लेवल से ऊपर की है। आज के लिए सबसे अच्छा तरीका है। यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए रेटिंग हो गई अब शुरू, तो कौन सी यूनिवर्सिटी की रेटिंग क्या है उससे कम से कम, हालांकि उसमें भी घपला होता है थोड़ा बहुत, पर एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि ये यूनिवर्सिटी इन इन पैरामीटर्स पर सबसे अच्छे में आती है, इनमें थोड़ी सी पीछे, तो सारे पैरामीटर्स की रेटिंग आपको समझ में आती है। तो NGOs की रेटिंग एक अच्छा मैकेनिज्म हो सकता है। दूसरा ये है कि अभी हम क्या करते हैं कि साल के अंत में कहते हैं कि आप हम बताइए आपने क्या क्या किया। आगे चलकर ये हो सकता है कि हम उनसे फ्यूचरिस्टिक पूछना शुरू कर दें कि आप एक मोटा मोटा अनुमान बताइए किस महीने में क्या करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं। तो फ्यूचर इवेंट्स पूछें, ना कि पास्ट इवेंट्स पूछें। डिटेल्स पूछें, स्पेसिफिक डिटेल्स पूछ लें। इसका फायदा क्या होगा कि सरकार को कम से कम ये ऑप्शन रहेगा कि वो अचानक चेक करवा ले कि जैसा इवेंट रिपोर्ट किया गया है वैसा इवेंट दरअसल हुआ था या नहीं हुआ था। तो जहाँ जहाँ उन्होंने खर्चा करने का दावा किया कि ये 1000 बच्चे आ रहे हैं, डिटेल्स मांग रहे हैं, उन 1000 बच्चों का नाम दे दो भाई, आधार कार्ड दे दो, उनके पेरेंट्स का नाम दो, बच्चों का आधार कार्ड नहीं तो पेरेंट्स का आधार कार्ड का नंबर दे दो। और जैसे अब तो कंप्यूटर ने इतना आसान कर दिया ना, डेटा एनालिसिस, बिग डेटा एनालिसिस इतना आसान है कि अगर एक बच्चे का नाम और फादर का नाम उसमें एक बार आ गया और वही बेनिफिशियरी बार बार दिख रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो तीसरा है बेनिफिशरीज जो हैं, लाभार्थी जो हैं, बेनिफिशरीज का डेटा, और उस डेटा को बीच बीच में सर्वेलेंस करना या उसका मूल्यांकन करते रहना, ऑडिट करते रहना। तो इन चीजों से आप मान सकते हैं कि CSR वाली एक्टिविटी थोड़ी सी बेहतर हो जानी चाहिए। मैंने लिखा है मूल्यांकन और ऑडिट, और किसका? बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरी को क्या बोलते हैं? लाभार्थी। ये लो बड़ा कर दिया इसको, बेनिफिशियरी को। पर ये तो लिप सिंधु घाटी की ऐसे भी नहीं दिखेगी। ये है बी, अरे कहाँ चला गया? बेनी, BENEFICIARIES, बेनिफिशियरीज, लाभार्थियों, लाभार्थियों से संबंधित आंकड़े
ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए, ये 3 सुझाव मोटे तौर पे हैं। बाकी तो वो सब होता है कि ट्रेनिंग देनी चाहिए इन एम्प्लॉयज़ को, एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एथिकल गाइडेंस आदि आदि, वो सब तो आप कह ही सकते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ है, ये आखिरी हिस्सा है टॉपिक नंबर 6 का। इसके बाद हम फिर ब्रेक के बाद टॉपिक नंबर 7 की शुरुआत करेंगे। वर्क कल्चर बताएंगे समय पर, क्योंकि वो है टॉपिक नंबर 7 में, 6 में नहीं, 7 में है। ठीक है, टॉपिक नंबर 7 में है। ऑडिट फर्म्स क्या होती हैं? देखो, एक नाम आपने सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुना है? एक होता है अकाउंटेंट। जब कोई अकाउंटेंट बनता है तो सबसे पहले वो ट्रेनिंग करता है, इंटर्नशिप, उसको बोलते हैं आर्टिकलशिप। तो उसको बोलते हैं कि वो आर्टिकल है, लेख नहीं है। अकाउंट्स की दुनिया में आर्टिकल एक पद का नाम है। इसका मतलब वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अधीन काम करता है, उससे सीखता है, ट्रेनिंग में है। अगर वो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के एग्ज़ाम पास कर ले, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं और सारे पास करने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है। हालांकि यूपीएससी से तो आसानी होता है, लेकिन हाँ, बड़ा मुश्किल वो भी होता है। तो एक चार्टर के तहत उसको अधिकार मिल जाते हैं कुछ, और उस चार्टर के तहत उसको जो अधिकार मिलते हैं उसका नाम हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी चार्टर के तहत वो अधिकार प्राप्त कर चुका है। और जो उसको अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों में एक ये है कि वो किसी कंपनी को ऑडिट कर सकता है। ऑडिट का मतलब क्या है? किसी कंपनी ने बनाए अपने अकाउंट्स, अब वो अकाउंट सही हैं या नहीं हैं, झूठ मूठ के तो नहीं है, सच में इतनी इनकम हुई कि नहीं हुई, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, और पैसा यहाँ का वहाँ तो नहीं कर दिया। ऑडिट किस कंपनी का होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं होता है, पार्टनरशिप का नहीं होता है, वो सब ऑडिट से परे, वो कंपनियां हैं ही नहीं दरअसल। पब्लिक लिमिटेड का ऑडिट होना मैंडेटरी है। प्राइवेट लिमिटेड में एक लेवल के टर्नओवर के बाद, मुझे भी एग्जैक्ट अमाउंट ध्यान नहीं, मेरे ख्याल से 50 लाख के आसपास होता है, उतना टर्नओवर जब हो जाता है एक साल में, उसके बाद से मैंडेटरी हो जाता है। तो हर प्राइवेट लिमिटेड को जो एक अच्छे स्तर पे है उसको, और हर पब्लिक लिमिटेड को ऑडिट करवाना ही करवाना है। वो ऑडिट करने वाले लोग कौन हैं? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो या तो वो आपके नौकरी कर लेगा, ऑडिट करेगा, नहीं तो आमतौर पे सीए लोग क्या होते हैं, उनकी अपनी फर्म होती है, 2 4 5 सीए मिलके कंपनी शुरू करते हैं। आप उस कंपनी से बात करेंगे, वो कंपनी ऑडिट करेगी और अपने सीए को, और सीए के साथ में कुछ आर्टिकल्स को भेजेगी, जो उस कंपनी के सारे अकाउंट चेक करेंगे। सारे अकाउंट चेक करने के बाद जो गलतियाँ